वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेव ऑडियो बुक FM। एपिसोड 171। वो बहुत अच्छे से जानता था कि धानी को क्राइम से सख्त नफरत है, उसमें भी अगर क्राइम किसी लड़की पे किया गया हो तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए उसे अब डर लगने लगा। वो धानी के करीब अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, धानी, इस आदमी की बात सुनने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम मेरी ओर देखो और मुझ पे भरोसा करो। धानी क्यारा को नम आंखों से देखते हुए धैर्य से बोली, धैर्य, आपको अपने अजन्मे बच्चे की कसम मुझे सच बताइए और बोलिए कि जैक्सन झूठ बोल रहा है। क्यारा की इस हालत के जिम्मेदार आप नहीं है। आप सिर्फ एक बार अपने बच्चे को छू के कह दीजिए, मुझे आप पर यकीन हो जाएगा। प्लीज धैर्य। ये कहते हुए धानी के होंठ कांपने लगे और आंखों में नमी आ गई। वही जैक्सन जैसे ही ये सुनता है कि धानी प्रेग्नेंट है, उसके पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक जाती है। कहाँ वो कुछ देर पहले तक धानी के साथ सुहागरात मनाने के सपने देख रहा था, पर अब तो उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके ही सपने उस पे हंस रहे हो। धानी की बात सुन धैर्य उसे घूरने लगा और कड़कौर तेज आवाज में बोला, धानी, इन सब में तुम हमारे बच्चे को बीच में कैसे ला सकती हो? धानी धैर्य को बात पलटते हुए देख गुस्से में उसी तरह जोर से चिल्लाए, जितना पूछा है मैंने, मुझे बस उसका जवाब चाहिए धैर्य, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सुनना। बोलिए धैर्य कि जैक्सन झूठ कह रहा है, आप क्यारा की इस हालत के जिम्मेदार नहीं है। धैर्य धानी के बार बार फोर्स करने पे धैर्य गुस्से में धानी के दोनों बाजू को पकड़ के दांत पिसते हुए चिल्ला के बोला, हाँ, मैं हुए जिम्मेदार क्यारा की इस हालत का, पर मैंने उसका रेप नहीं किया है, यकीन मानो। धानी धैर्य की हामी सुन लड़खड़ा के गिर जाती जमीन पे धैर्य ने अस के दोनों बाजों को मजबूती से थाम के रखा था, इसलिए वो अब भी खड़ी रही, पर अब वो अपनी सारी हिम्मत खोते हुए बोली, आपने उसका रेप नहीं किया, पर दूसरों से कराया तो है ना धैर्य आपने? ये लफ्ज कहते हुए धानी की जुबान लड़खड़ाने लगी। वो धैर्य से उम्मीद कर रही थी कि धैर्य इस बार नामे सर हिला दे, पर धैर्य ने ऐसा नहीं किया। वो बस धानी को समझाने की और बात को पलटने की कोशिश करने लगा लगातार, पर उसकी ये सारी कोशिशें अब नाकाम होने लगी। धानी धैर्य से अपने हाथ छोड़ा, उससे अपने कदम पीछे लेने लगी। धैर्य उसके पास आओ उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे जैक्सन की तेज आवाज में हंसने की आवाज आए। जैक्सन धानी का धैर्य पर से भरोसा उठते हुए देख काफी ज्यादा खुश होता है और जोर जीरो से शैतानों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी से धानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर धैर्य के कान में ये हंसी चुभने लगी और वो अब गुस्से में उसके पास आया और अपनी पूरी ताकत लगा के उसके सीने पे अपने पैर से जोर का वार किया। धैर्य के यूं अचानक इतने तेज वार से जैक्सन संभाल नहीं पाया और जमीन पे गिर गया, पर अगले ही पल उठा और उसने भी धैर्य पे वार किया। दोनों अभी वक्त दूसरे को मार देने के इरादे से लड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ गुस्से में, और उनके आदमी एक दूसरे पे गन ताने हुए खड़े थे। पूरा का पूरा हॉल, जो कि कुछ देर पहले शादी की शनाइयों से गूंज रहा था वो अब जैसे जंग का मैदान लग रहा था। रेहान भी धैर्य की मदद के लिए आगे बढ़ा, पर उसके हाथ को दिव्याने ने पकड़ा और सर्द आवाज में कहा, जीजू ने क्यारा के साथ जो भी किया, क्या उसके बारे में तुम्हें पता था? दिव्या ने अभी जिस अधिकार के साथ रेहान से ये सवाल पूछा था, उससे रेहान के कदम खुद ही आगे बढ़ने से रुक गए और वो मुड़ के दिव्या की ओर देखने लगा। दिव्या की आंखों में उसे अभी वो बचपना नहीं दिखाई दे रहा था जो नॉर्मली होता था उसकी आंखों में। रेहान दिव्या के चेहरे के सर्द लहजे को देख अपना सर उसने नीचे झुकाया और कहा, मैं धैर्य सिंह रायजादा का एक असिस्टेंट हूँ, उनके हर रखा ऑर्डर को फॉलो करना मेरा ड्यूटी है। दिव्या रेहान को घुमा फिरा के जवाब देते हुए घूर के देखने लगी और आवाज में सख्ती लाते हुए बोली, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है रेहान, मैंने जो पूछा है उसका मुझे सीधे सीधे जवाब दो। क्या तुम जानते थे क्यारा के साथ जीजू जो भी कर रहे थे? रेहान सर वैसे ही नीचे किए हुए बहुत अच्छी तरह से जानता था। इनफैक्ट उनके दिए ऑर्डर अच्छे से पूरे हो इसे मैं ही तय करता था। रेहान का इतना ही कहना था कि उसे एहसास हुआ कि दिव्या की पकड़ उसके हाथ से ढीली पड़ने लगी। कुछ ही देर में दिव्या ने भी उसके हाथ को छोड़ दिया और उससे अपने कदमों को पीछे लेते हुए बोली, मुझे लगा था तुम जीजू से अलग हो, पर नहीं, तुम तो जीजू के ही ट्रू कॉपी निकले। एक औरत के साथ महीनों तक अत्याचार होता रहा, वो औरत उस अत्याचार की वजह से अपना दिमागी संतुलन खोते रही और तुम अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करने में लगे हुए थे रेहान। क्या यही तुम्हारी मर्दानगी है? दिव्या सख्त लहजे में बोली। दिव्या के सवालों का जवाब अभी रेहान में ना ही देने की हिम्मत थी और ना ही उससे नजरें मिलाने की हिम्मत थी उसमें। वो कुछ देर तक वैसे ही खड़ा रहा, फिर वो भी चला गया धैर्य की मदद करने, क्योंकि उसके लिए हर चीज से जरूरी उसकी ड्यूटी है। रेहान का ऐसा बिहेवियर देख दिव्या के तो आंसू भी नहीं निकले। वो भाग के धानी के पास आई और उसे साइड हक करते हुए बोली, दीदी प्लीज यहाँ से चल, ये दुनिया हमारे लिए नहीं है। इस दुनिया में हर कोई अपना अधिकार दूसरे पे जताने के लिए उस पे अत्याचार करता है। मैं इस दुनिया में नहीं रह सकती, प्लीज दीदी चल यहाँ से। दिव्या बच्चों की तरह धानी से लिपट के रोते हुए बोली। उसका दिल अभी 1000 टुकड़ों में टूट चुका था। टूटा तो धानी का भी दिल था, वो भी कई टुकड़ों में। उसके लिए तो धैर्य उसका भगवान बन चुका था, पर आज उसने जाना कि धैर्य भगवान तो क्या इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था और इस एहसास ने उसके दिल को कई टुकड़ों में बांट दिए। वो अभी निःशब्द हो दिव्या को देखे जा रही थी और उसे सुन रही थी। दिव्या और धानी को तो जैसे उनके आसपास क्या हो रहा है उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
सविता जी अपनी दोनों बेटियों के दिल को टूटते हुए देख अंदर ही अंदर टूटने लगी। वो भी भाग के दोनों के पास आई और दोनों को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। दोनों अपनी माँ से किसी छोटे बच्चे की तरह लिपट के रोने लगी, फूट फूट के। वही धैर्य और रेहान के कान में इन दोनों के रोने की आवाज इन्हें और भी ज्यादा गुस्से में भड़का रही थी और दोनों का गुस्सा और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा था। दिनों के हाथ में अभी कोई हथियार तो नहीं था, पर दोनों का वार ऐसा था कि जिसपे एक बसर पड़ रहा था वो उठने लायक नहीं बच रहा था। वही जैक्सन जब देखता है कि वो अब धैर्य से जीत नहीं पाएगा तो उसने अपनी गन को निकाला और धैर्य के शाम पॉइंट करते हुए जोर से चिल्लाया, धैर्य, मैं तेरी लाइफ में पहले नहीं आया था तुझे बर्बाद करने। पहले तूने मेरी और मेरे अपनों की जिंदगी को बर्बाद किया, वो भी जितना हो सकता था उतना तूने बर्बाद किया। और अब मेरी बारी, भले ही आज मैं मर जाऊं पर तेरी भी गृहस्थी को मैं अब दोबारा नहीं बसने दूंगा, उसने कहा और अपना निशाना उसने धानी के पेट की तरफ किया। धैर्य और धानी तो गन के पॉइंट को देख हैरान ही हो गए। धानी तो अपने बच्चे को सेव करने के लिए पूरी तरह उसने अपने पेट को कवर कर लिया और वही धैर्य ने धानी को खुद से ऐसे कवर कर लिया जैसे धानी और उसमें कोई अंतर हो ही ना। पर इससे पहले वो दोनों संभल पाते जैक्सन की गोली धैर्य के पीठ पे जा लगी। जैक्सन गुस्से में तब तक फायरिंग करता रहा जब तक उसके गन की गोलियां खत्म नहीं हो गई। धैर्य का पूरा पीठ गोलियों से छलनी हो चुका था, पर उसकी पकड़ अब भी धानी पे वैसे ही मजबूत थी और आंखों में उसके अब भी धानी और अपने बच्चे की फिक्र साफ नजर आ रही थी। धैर्य अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए कांपते हाथों से धानी के चेहरे को थामते हुए बोला, तुम्हें चोट तो नहीं आए? धानी धैर्य का ऐसा प्यार खुद के लिए देख अंदर तक हिल गई और जल्दी जल्दी में अपने सर को नामे हिलाते हुए बोली, ना नहीं धैर्य, मैं और हमारा बच्चा दोनों सेफ है, आपके होते हुए हमें कुछ हो भी नहीं सकता, धानी ने कहा और वो धैर्य से लिपट गई। धैर्य ने भी उसे खुद से कसके चिपका लिया। धानी धैर्य से लिपट के, हॉस्पिटल चलिए धैर्य, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। धैर्य धानी को वैसे ही खुद से चिपकाए हुए, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, तुम बस मेरे साथ रहो, मैं ठीक रहूंगा। धानी का गुस्सा, उसकी नफरत धैर्य को इस हाल में देख पूरी तरह गायब हो चुका था। उसे अभी बस धैर्य की ही फिक्र हो रही थी। वही रेहान धैर्य की ऐसी हालत देख गुस्से में बौखलाते हुए अपने गन से अब फायरिंग करना शुरू कर देता है। वो जैसे जैसे फायरिंग कर रहा था वैसे वैसे सबके सब एक एक करके जमीन पे बेजान होके गिर रहे थे। जैक्सन पे भी रेहान ने एक एक कर अपनी सारी गोलियां डाल दी। क्यारा और जेम्स स्मिथ को जैक्सन ने पहले ही यहां से बाहर से फिली भेज दिया था, इसलिए वो अब जमीन पे गिर गया और कुछ ही देर में उसकी भी सांसें थम गई। धैर्य की भी सांसें अब उखड़ने लगी थी और उससे भी अब खड़े होने में तकलीफ हो रही थी, और क्योंकि धानी प्रेग्नेंट थी इसलिए उसने धानी को खुद से दूर सविता जी के पास किया और कहा, मेरी बीवी और बच्चे का ध्यान रखना, मैं दोनों को बहुत जल्द पूरे अधिकार के साथ आपसे लेने वापस आऊंगा, उसने कहा और अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। सविता जी धानी को पके हुए हैरानी से धैर्य को जाते हुए देख रही थी और हैरान थी। एपिसोड 172। धैर्य के पीठ में 12 से 15 गोलियां लगे हुए करीब 20 मिनट के ऊपर हो चुके थे। नॉर्मल लोग एक गोली लगने पे भी लड़खड़ा के गिर जाते हैं, पर अभी धैर्य यहां से चल के ऐसे गया जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। वो जहां से जा रहा था वहां से खून की धार भी लगातार बहे जा रही थी, वो भी पानी की तरह, और ये सब देख के सविता जी की हैरानियों का ठिकाना ही नहीं रहा। धैर्य यहां से अपने आदमियों के साथ चला गया था, पर सविता जी अभी भी उस रास्ते को देख रही थी जहां से वो अभी गया था। रेहान सभी को मारने के बाद तीनों के पास आया और अपना सर झुका के डिसेंट तरीके से बोला, यहां से चलिए मेम, मैं आप तीनों को छोड़ देता हूं। उसने सर झुका के कहा। वो अभी जिस कॉन्फिडेंस के साथ सभी से लड़ रहा था उसका वो कॉन्फिडेंस दिव्या के करीब आते ही लड़खड़ाने लगा, और इसलिए उस अभी अपने सर को झुका के रखा था। दिव्या उसकी आवाज सुन उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखने लगी। उसने कुछ देर पहले एक व्हाइट शर्ट पहनी थी जो कि अब उसके बॉडी पे नहीं था। अब उसके ऊपर की बॉफी पे सिर्फ एक बनियान थी जो कि पूरी तरह से खून में शनी हुई थी। उसके चेहरे पे भी चोट के निशान था और हाथ में जो गन थी उसमें से अब भी धुआं निकल रहा था। वो अभी पूरी तरह से मौत का चलता फिरता दूसरा रूप लग रहा था, जिसे देख दिव्या धानी से चिपक गई और अपना चेहरे उससे सीने में छुपाते हुए बोली, दीदी यहां से चल, मेरा दम घुट रहा है। धानी दिव्या के सर पे हाथ घुमाते हुए बोली, मेरा भी दम घुट रहा है यहाँ पे, मैं भी यहाँ सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उसने अपने आसपास खतरनाक मौत के मंजर को देखते हुए कहा, जिसका कारण उसका पति था जिससे वो बेनतहा प्यार करती थी और जो उसके लिए हर हद पार कर सकता था, और अभी उसने उस हद को पार किया भी था। वो एक हाथ से दिव्या के सर को सहला रही थी और दूसरे हाथ को उसने अपने पेट पे रखा था और अपने आसपास के मंजर को देखे जा रही थी। कुछ देर में तीनों रेहान के साथ वहां से निकल गए। धानी और सविता जी कार में बैक सीट पे बैठी। दिव्या भी उन तीनों के साथ ही बैठना चाहती थी, पर धानी ने उसे आंखों से आगे बैठने का इशारा किया। धानी की बात मान वो रेहान के साथ फ्रंट सीट पे बैठ गई। रेहान ने कार के स्टीयरिंग व्हील को संभाला और आगे की ओर देखते हुए बोला, कहाँ जाना है मेम? धानी बिना ज्यादा सोचे धैर्य के पास, जहां उनका इलाज चालू है वही लेके चलो। दिव्या और सविता जी धानी की बात सुन उसे देखने लगी, पर दोनों ने कुछ नहीं कहा। रेहान भी आगे की ओर देखते हुए नॉर्मल वे में बोला, ओक माम, कह उसने कार स्टार्ट किया और कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गया जहां धैर्य का इलाज चालू था।
ये नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं था, बल्कि धैर्य के ही तरह तरह के ठिकानों में से एक ठिकाना था, जहां धैर्य तब आता जब वो जख्मी होता। यहाँ मॉडर्न हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं ही नहीं बल्कि धैर्य के इलाज के बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी थे जो कि अभी धैर्य का इलाज कर रहे थे। धैर्य अभी वेंटिलेटर बेड पे पेट के बल लेटा था और उसके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और डॉक्टर्स उसके पीठ से एक एक करके गोलियां निकाल रहे थे। धानी इस नज़ारे को देख नहीं पाई और डोर से ही टीक के जमीन पे बैठ रोने लगी। धानी को ऐसे रोते हुए देख सविता जी और दिव्या भी उससे लिपट गई। धानी सविता जी से बच्चे की तरह लिपट के, माँ और कितना दर्द मुझे एक क्रिमिनल से प्यार करने के लिए झेलना होगा। जैक्सन और रोहन की ही तरह धैर्य के ना जाने कितने ही दुश्मन होंगे जो ना सिर्फ धैर्य को बल्कि मेरे बच्चे को चोट पहुंचाने की हर कोशिश करेंगे। और भगवान ना करे अगर वो किसी दिन अपनी कोशिश में कामयाब हो गए तो मैं क्या करूंगी माँ। मैं अपने बच्चे पे एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और अगर ये धैर्य के साथ रहा तो धैर्य इसे भी अपनी ही तरह एक क्रिमिनल ही बनाएंगे। मैं क्या करूं माँ, क्या करूं मैं, धानी रोते हुए बोली। सविता जी अभी धानी से कुछ भी नहीं कह रही थी, उन्हीं बस धानी को खुद से चिपका के रखा था और उसके सर को सहला रही थी। वो उसके शांत होने का इंतजार कर रही थी शांति से। और यहाँ दिव्या धानी की ऐसी हालत देख और भी ज्यादा रोए जा रही थी। तभी उसकी नजर कुछ ही दूरी पे खड़े रेहान पे गई और रेहान को देखते हुए उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। वो अपनी जगह से खफी हुई और रेहान के हाथ को पकड़ उसे यहाँ से दूर लेके गई। रेहान शांति से दिव्या के साथ चला गया। दिव्या एक जगह रेहान के साथ आके उसके हाथ को छोड़ उसे घूरने लगी और अचानक ही उसके करीब आके उसने उसके होंठों पे अपने होंठों को रखा और उसे किस करने लगी पूरे पैशन के साथ। रेहान दिव्या के सडन किस से हैरान हुआ पर उसे अभी इस किस की जरूरत थी, इसलिए उसने भी दिव्या की कमर को जकड़ा और उसके किस को उसने और भी ज्यादा पेशेंट कर दिया। दोनों पूरे पैशन के साथ करीब 20 मिनट तक किस करते रहे। फिर अचानक ही दिव्या ने रेहान को खुद से दूर किया और उसकी आंखों में आंखें डाल उससे कहा, आई लव यू रेहान। रेहान की आंखों मत दिव्या का लव कन्फेशन सुन चमक आ गई, पर उसके बाद जो भी उसने कहा उससे वो शॉक्ड हो गया। दिव्या रेहान की बनियान को अपनी दोनों मुट्ठी में जकड़ते हुए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं पर सब कुछ जानने के बाद मैं तुम जैसे क्रिमिनल के साथ अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकती। दीदी का बच्चा मेरे भी बच्चे की तरह है, पर अगर वो यहाँ तुम्हारे और जीजू के साथ रहा तो वो भी तुम लोगों की तरह क्रिमिनल ही बनेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी मदद करो जीजू से बहुत दूर जाने में। मैं ये नहीं कर सकता, इसे गद्दारी कहते हैं, रेहान बेबसी में बोला। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी और मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। अब डिसीजन तुम्हारा है, या तो अपने बॉस के साथ गद्दारी कर लो या तो अपनी मोहब्बत को जिंदा देख लो। दिव्या अपनी बात कठोरता से कह चली जाती है बिना एक भी नजर रेहान की ओर देखे और वही रेहान हैरानी से दिव्या को बस जाते हुए देखते ही रह जाता है। दोस्तों यहाँ एक लीप आने वाला है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि धानी और धैर्य अब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो अब वो समय आ गया है। पर जैसा कि आप सब धैर्य के बिहेवियर को अच्छे से जानते हैं कि वो धानी के लिए कितना ज्यादा पसेसिव है, जहां बात धानी की आती है वो दूसरों की तो क्या अपने भी जान की परवाह नहीं करता। एपिसोड 173। धैर्य का जो हाल हुआ था उसे धानी देख नहीं पाती और सविता जी से लिप्ट के बच्चों की तरह रोने लगती है। और धानी को ऐसे टूट के बिखरता देख दिव्या अंदर तक दुखी हो जाती है और बिना धानी या फिर सविता जी से पूछे खुद ही सबके जीवन से रिलेटेड एक फैसला लेती है। धैर्य और धानी को अलग करने का फैसला, और अपने इस फैसले को वो रेहान को पूरा करने के लिए मजबूर करती है। रेहान दिव्या की बात सुन हैरान हो जाता है और खामोश नजरों से उसे जाते हुए देखते ही रह जाता है। अभी कुछ देर पहले ही तो दिव्या ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था और अगले ही पल वो न सिर्फ उसके प्यार को बल्कि उसके बॉस के भी प्यार को दूर करने की बात कह ऐसे चली गई जैसे रेहान को वो जानती ही नहीं है। रेहान दिव्या को कोई जवाब नहीं देता और वहां से शांति से चला जाता है और यहाँ दिव्या फिर से धानी और सविता जी के पास आ जाती है। वहां करीब 6 से 7 घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स बाहर आते हैं ऑपरेशन रूम से। डॉक्टर्स के आते ही धानी उठ के उन सब के पास जा हड़बड़ी में बोली, धैर्य कैसे है डॉक्टर? डॉक्टर राहत भरी सांस के साथ, आपके पति स्टील बॉडी के हैं, इतनी सारी गोलियां लगने के बावजूद और इतना खून बह जाने के बाद भी वो सही सलामत है। कुछ देर में मिस्टर धैर्य को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, पर होश उन्हें अगले 24 घंटों के बाद ही आएगा, पर उन पर खतरा नहीं है अब। डॉक्टर्स अपनी बात कह चले जाते हैं। धानी डॉक्टर्स की बात सुन राहत भरी सांस लेती है और अपने दोनों हाथ जोड़ ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू वेरी मच प्रभु, आपको नहीं पता अगर आज धैर्य को कुछ हो जाता तो मैं खुद के साथ क्या करती, कह के वो फिर से रोने लगी। ये बात सिर्फ वो ही जानती थी कि जिस समय धैर्य को गोली लगी थी वो उस समय कितना ज्यादा डर गई थी और इन कुछ घंटों में वो कितनी ही मौत मरी है। पर अब जब डॉक्टर ने कह दिया कि धैर्य खतरे से बाहर है तो उसकी जान में जान आए। कुछ देर बाद धैर्य को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। ये नॉर्मल वार्ड भी किसी 5 स्टार कमरे से कम नहीं था, आखिर होगा भी क्यों नहीं, ये धैर्य का अपना मिनी हॉस्पिटल जो था। धैर्य को जैसे ही नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया, धानी भाग के धैर्य के पास गई और उसे सही सलामत देख राहत भरी सांस लेने लगी। धैर्य के हाथ में अभी ड्रिप्स लगी हुई थी ग्लूकोज और ब्लड की।
इतनी सारी गोलियां लगने के बाद उसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस हुआ था, पर क्योंकि धैर्य जंग लड़ने जा रहा था और उसे अच्छे से पता था कि जंग का अंजाम क्या हो सकता है, इसलिए उसने पहले से ही इस हॉस्पिटल में देश के बड़े से बड़े डॉक्टर्स के साथ साथ ब्लड का भी अरेंजमेंट करा लिया था। वो खतरों का खिलाड़ी हमेशा से ही था। उसे खतरों से खेलने की शिक्षा उसके अंकल ने ही दिया था। धानी के उसके लाइफ आने के पहले वो अपनी जान की फिक्र जरा सी भी नहीं करता था, पर धानी के आने के बाद उसे ना सिर्फ अपने जान से प्यार हुआ, पर अब वो फिक्र भी करने लगा और अब तो उसकी लाइफ में उसका बच्चा भी आ गया था, इसलिए वो अब और भी ज्यादा सावधान हो गया। धानी अभी धैर्य के पास बैठ उसे निहार ही रही थी और खुश हो रही थी कि तभी उसे पीछे से दिव्या की आवाज आई, दीदी बाहर आ थोड़ी देर के लिए। धानी अपने आंसू पोंछ, हाँ मम 1 मिनट कह के वो उठी और बाहर चली गई दिव्या के साथ। उसके बाहर जाते ही एक नज़र अंदर गई धैर्य को एग्जामिन करने। धानी के बाहर आते ही दिव्या धानी के हाथ को पकड़, दीदी चल यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना है। धानी दिव्या के गाल पे हाथ रख, बच्चा तू ऐसे क्यों बोल रही है? दिव्या रोते हुए, दीदी जीजू ने क्यारा के साथ जो भी किया शायद तू उसे भूल गई, क्योंकि जीजू अभी इस हाल में है, पर एक बार सोच दीदी अपने बच्चे के बारे में। वो धैर्य सिंह रायजादा का अंश है और धैर्य सिंह रायजादा के अंश का फ्यूचर भी क्राइम ही होगा। जैसे जीजू क्राइम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, वैसे ही ये भी होगा। क्या तू भी यही चाहती है दीदी? दिव्या धानी की टमी पे हाथ रख बोली। दिव्या की बात सुन धानी की आंखों में क्यारा का चेहरा सामने आ गया। कैसे वो हो गई थी एकदम पागल जैसी। कुछ महीनों पहले जब उसने उसे देखा था तो वो स्वर्ग से उतरी अप्सरा से कम नहीं लगती थी, पर आज सुबह उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो है ही नहीं जिसे उसने कुछ महीने पहले देखा था। जैसे ही उसे वो बात याद आई उसकी आंखों में सख्ती आ गई और बोली, नहीं मेरा बच्चा क्रिमिनल नहीं बनेगा। मैं इसे धैर्य के राहों पे नहीं चलने दूंगी और अगर उसके लिए मुझे धैर्य के खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगी, हर हद पार करूंगी मैं अपने बच्चे के लिए। दिव्या धानी की बात सुन खुश होते हुए, दीदी इन सारी चीजों का बस एक ही सलूशन है, जीजू से दूर जाना हमेशा के लिए। दिव्या की बात सुन धानी उसे कुछ देर देखती है, फिर बेबसी भरे लहजे में बोली, क्या तुझे नहीं पता दिव्या धैर्य के लिए मैं क्या हूं? मैं सिर्फ उनका प्यार ही नहीं, उनकी जिद, उनका ओबेशन हूं। इंसान एक बार अपनी जिद को छोड़ सकता है, पर अगर उसका प्यार उसकी जिद, उसका ओबेशन बन जाए तो वो उसे मरते दम तक नहीं छोड़ता। कहके धानी साइड टेबल पे बैठ गई। उसके आंखों के सामने अभी वो नजारा घूम रहा था जब धैर्य उसे पाने के लिए, उसे अपने पास पूरे अधिकार से रखने के लिए अपनी हदों को उसने पार किया था। उसकी मां तक को उसने गोली मार दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मां उसे उससे दूर करना चाहती थी। यहां तक उसने उसकी बहन तक को उससे दूर करने की साजिश रची थी, पर ऐसा धानी ने होने नहीं दिया। इसलिए आज दिव्या उसके साथ है, वरना तो आज दिव्या लंदन में होती उससे और उसकी मां से कोसों दूर। धानी की आंखों के सामने जैसे ही ये नजारे आए वो डर गई और दिव्या से बोली, हम कहीं भी चले जाएंगे पर धैर्य से बच नहीं पाएंगे हम दिव्या, धैर्य मुझे ढूंढ ही लेंगे, मैं चाहे जहां भी रहूंगी। कहते हुए उसके आंसू लाचारी में बहने लगे। वो खुद भी धैर्य से दूर नहीं होना चाहती थी, पर धैर्य ने क्यारा के साथ जो भी किया था उसे वो भूल भी नहीं पा रही थी, और जैसे ही उसे वो चीजें याद आती उसका मन धैर्य को छोड़ के कहीं दूर भाग जाने को करता, पर वो ये भी नहीं कर सकती थी क्योंकि धैर्य कोई आम इंसान नहीं था। वो शहर का ही नहीं देश के सबसे अमीर आदमियों में से एक था। वो लीगल ही नहीं इलीगल काम भी आसानी से करता था और इसीलिए उसकी पहचान देश के बड़े से बड़े लोगों से थी। और इसलिए धानी चाहे जहां चली जाए धैर्य की नजरों से खुद को ज्यादा दिन तक दूर नहीं रख पाएगी। धानी अभी इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहां एक आवाज आई, ये पॉसिबल है मैम, अगर आप बॉस के साथ नहीं रहना चाहती तो आप उन्हें छोड़ के जा सकती है। एपिसोड 174। धानी और दिव्या इस आवाज को सुन चौंक गई और हैरानी से उस ओर देखने लगी जहां से आवाज आई थी। ये रेहान था जिसने धानी से ये कहा। धानी रेहान की बात सुन उसके पास आई और बोली, रेहान तुम चाहते हो कि मैं धैर्य से दूर चली जाऊं? धानी एक एक शब्द को रुक रुक के बोल रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था जो भी कुछ देर पहले रेहान ने कहा। पर दिव्या शांत हो सर्द नजरों से रेहान को देख रही थी। उसकी आंखों में अभी कोई भी इमोशन नहीं था। रेहान धानी की बात सुन कुछ देर दिव्या को देखता है और फिर एक गहरी सांस ले बोला, चाहता तो नहीं हूं मैम, पर किसी को मजबूरी के रिश्ते में खुद से बांध के रखना ये रेहान की फितरत नहीं है। ये सब रेहान ने दिव्या की ओर देखते हुए कहा। रेहान के इतना कहने पे दिव्या की सर्द आंखों से एक कतरा आंसू बह गया, पर उसने उस आंसू को भी जल्दी साफ कर दिया। वो कमजोर नहीं होना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं। धानी को भी ये बात समझने में देर नहीं लगी कि रेहान ये सब कुछ दिव्या के लिए बोल रहा है। उसे ये जान के बहुत तकलीफ हुई कि उसकी वजह से उसकी छोटी बहन अपने प्यार का गला घोट रही है। इस ख्याल ने उसको अंदर तोड़ना शुरू कर दिया, पर फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा, पर कैसे रेहान? मेरे साथ 24 घंटे गार्ड्स रहते हैं। धैर्य ने पता नहीं कहां कहां मेरे आसपास कैमरे और ट्रैकर मशीन फिट करा रखा है, और इन सब की वजह से मैं अगर चाहूं भी तब भी धैर्य से दूर नहीं जा सकती। रेहान अपना सर नीचे किए हुए, आपकी ज्वेलरीज में ट्रैकर मशीन लगी है और एक ट्रैकर मशीन आपके लेफ्ट हैंड की नस में फिट है और आपका मोबाइल पर्स यहां तक हेयर क्लिप, इन सारी चीजों में ट्रैकर मशीनें फिट है। धानी रेहान की बात सुन शॉक्ड हो जाती है, ये जान कि वो चलती फिरती ट्रैकर मशीन है।
पर उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर भी धैर्य ने मशीन फिट करके रखा है। वो अपनी लेफ्ट हाथ की कलाई को देखते हुए हैरानी से बोली, रेहान, धैर्य ने मेरे बॉडी के अंदर मशीन फिट किया है, पर कैसे? और मुझे इस बात का पता कैसे नहीं चला? ये मशीन बॉस ने आपकी बॉडी में तब फिट करवाया था जब आप बेहोश थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी। पिछली बार रोहन ने आपको किडनैप करके आपकी सारी ज्वेलरी को फेंक दिया था, उस समय बॉस आपको ढूंढ नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके पास एक भी ट्रैकर मशीन नहीं थी। उसके बाद ही बॉस ने आपकी बॉडी के अंदर उस मशीन को फिट करवाया ताकि आप हमेशा उनसे कनेक्ट रहो। रेहान अपना सर झुकाए सारी बात धानी को बता देता है। धानी बेबसी में, तो अब इस मशीन को मैं कैसे खुद से अलग करूं? रेहान एक डॉक्टर को धानी के सामने करते हुए, ये डॉक्टर आपकी बॉडी से उस मशीन को निकाल देगा। थोड़ा दर्द होगा आपको और थोड़ा ब्लड भी लॉस होगा, पर आपसे वो मशीन अलग हो जाएगी। धानी रेहान की बात सुन डॉक्टर के सामने अपने हाथ बांधती है। डॉक्टर धानी को एक नज़र देख धानी के हाथ में एक मशीन फिट करता है। उस मशीन की निब जैसे ही धानी के कलाई के अंदर जाती है, धानी को तेज दर्द होता है और खून बहने लगता है। ये मशीन पूरे 2 सेकंड धानी की कलाई में फिट रहती है और 2 सेकंड बाद ये मशीन उस ट्रैकर मशीन को लेके बाहर आती है। डॉक्टर उस मशीन को बाहर निकाल धानी के हाथ में बैंडेज लगा देता है और वहां से चला जाता है। ट्रैकर मशीन के हटने के अगले ही पल धानी अपनी सारी ज्वेलरी को भी निकाल के रेहान के हाथ में दे देती है। रेहान धानी की सारी ज्वेलरी और एक्सेसरी को एक बैग में संभाल के रखते हुए बोला, बॉस को होश आने में 24 घंटे लगेंगे। आपके पास 24 घंटे है, जहां आप जाना चाहती है जा सकती है। सारे गार्ड्स को मैं तब तक हैंडल कर लूंगा, पर सिर्फ 24 घंटे तक ही। एक बार बॉस को होश आ गया और अगर उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया तो मैं उनके ऑर्डर को टाल नहीं पाऊंगा, इसलिए आपके पास सिर्फ 24 घंटे है। जितनी दूर जाना चाहती है चले जाइए, कहके रेहान दिव्या को देखने लगा। धानी रेहान की आंखों में दिव्या के लिए तड़प देख सकती थी, इसलिए वो रेहान की सारी बात सुन शांति से वहां से चली गई। दिव्या भी धानी के साथ जाने लगी उसके पीछे, पर तभी रेहान दिव्या की कलाई को पकड़ उसे रोक लेता है। दिव्या बिना मुड़े रेहान से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, रेहान हाथ छोड़ो मेरा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रेहान दिव्या की बेरुखी से भरे शब्द सुन खुद को और नहीं रोक पाता और दिव्या को दीवार से लगा उसके दोनों साइड अपने हाथ रख उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, इतनी नफरत, इतनी बेरुखी क्यों? क्या आज से पहले नहीं पता था तुम्हें कि मैं किस टाइप का इंसान हूं? या फिर मैंने कभी तुमसे कुछ भी छुपाया था? या फिर तुम अपने जीजू के बारे में नहीं जानती थी आज से पहले तक? या फिर तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे जीजू तुम्हारी दीदी के लिए किस हद तक पागल है और वो क्या क्या कर सकते हैं? या फिर तुम्हें यह नहीं पता था कि मैं अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए किस हद तक जा सकता हूं? क्या नहीं पता था तुम्हें पहले से जो तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो अचानक से? कहके उसने एक जोर का मुक्का दीवार पे मारा। मुक्के की आवाज काफी ज्यादा तेज थी, जिससे दिव्या डर गई, पर उसने खुद को संभाला और सर्द नजरों से रेहान को देखते हुए बोली, अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ अब? मुझे पैकिंग भी करनी है, कहके दिव्या रेहान का हाथ हटाने लगी, पर रेहान दिव्या को छोड़ने के बजाय उसके और भी ज्यादा करीब आया और दांत पिसते हुए बोला, जी तो करता है तुम्हारा गला दबा के यही ये किस्सा खत्म कर दूं, पर दिल के हाथों हारा हूं मैं। पर एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में फिट कर लो दिव्या श्रीवास्तव, ये आदमी जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, ये भी अपने बॉस की तरह थोड़ा सिरफिरा टाइप का है। तुमने आज जिस तरह से मुझे सब कुछ देने के बाद मुझसे सब कुछ छीन लिया है, उससे मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत ने जन्म ले लिया है, और जब मोहब्बत नफरत बनती है तो उस नफरत में आशिक कुछ भी कर सकता है, अपने ही हाथों अपनी ही मोहब्बत को बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए आज के बाद कोशिश करना कि तुम मेरी नज़र के सामने भी ना आओ, क्योंकि जिस दिन तुम मेरी नज़र के सामने आए उस दिन तुम इस रेहान के जबरदस्ती के प्यार को देखोगी। कहके उसने अपने हाथ को हटा दिया। उसके हाथ को हटाते ही दिव्या वहां से जाने लगी, ऐसे जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं जो भी रेहान ने अभी कहा। रेहान दिव्या के इस बर्ताव को सह नहीं पा रहा था। वो कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा कि दिव्या एक बार तो मुड़ेगी और उससे कुछ कहेगी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और अब रेहान खुद को रोक नहीं पाया और दिव्या के पास लंबे कदम बढ़ा आया और उसकी कमर को जकड़ उसे अपने करीब कर उसके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में ले उसे किस करने लगा। वो अभी दिव्या को बहुत ही ज्यादा वाइल्ड तरीके से किस कर रहा था। वो किस नहीं थी, एक पनिशमेंट थी जो वो दिव्या को दे रहा था। रेहान के ऐसे किस करने से दिव्या के होंठों से खून निकलने लगा, पर रेहान उसे भी अपने अंदर लेते हुए तब तक किस करता रहा दिव्या को जब तक उसका अपना दम नहीं घुटने लगा। एपिसोड 175। दिव्या जिस तरह से रेहान के साथ अजनबियों की तरह बर्ताव कर रही थी उसे रेहान सह नहीं पाया और उसने दिव्या की कमर को जकड़ उसके होंठों पे होंठ रख उसे किस कम बाइट ज्यादा करते हुए सजा देने लगा। रेहान जिस तरह से दिव्या को किस कर रहा था उससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उस दर्द की वजह से उसके आंसू भी निकल रहे थे, पर उसने एक बार भी रेहान को खुद से दूर करने की कोशिश तक नहीं की। रेहान का गुस्सा, उसकी नफरत को वो झेलती रही तब तक जब तक रेहान खुद उससे अलग नहीं हो गया। दिव्या की हालत इन सब में बहुत ही खराब हो गई थी, पर उसने बहुत जल्द खुद को संभाला और रेहान की तरफ बिना देखे बोली, कोशिश करूंगी कि आज के बाद हम दोबारा ना मिले। कहके वो जाने लगी, पर तभी रेहान ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, पूरी शिद्दत से अपनी कोशिश करना दिव्या,
क्योंकि अगर अपनी कोशिश में तुम नाकामयाब हुई तो तुम इस आशिक के रौद्र रूप को देखोगी और वो रौद्र रूप बहुत ही भयानक होगा जिससे तुम्हारी आत्मा तक कांप जाएगी। कहके उसने दिव्या के हाथ को छोड़ दिया और चला गया वहां से। दिव्या को रेहान की बातें सुन डर तो लग रहा था, पर पता नहीं आज उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई। उसने अपनी आंखों में उस डर को जरा सा भी छलकने भी नहीं दिया और वहां से चली गई। धानी कार में दिव्या का वेट कर रही थी। दिव्या धानी के पास शांति से कार में आके बैठ गई। दिव्या के बैठते ही ड्राइवर ने कार ड्राइव करना शुरू कर दिया। धानी अपने ख्यालों में गुम थी, इसलिए उसका ध्यान दिव्या के कंडीशन पे जरा सा भी नहीं गया। वो सीट से पीछे की तरफ टेक लगा बैठी रही। दिव्या को धानी की ऐसी हालत देख तकलीफ तो हो रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा उससे। अगला दिन दोपहर का समय, हॉस्पिटल। धैर्य को अभी कुछ देर पहले ही होश आया था। काफी ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से वो थोड़ा कमजोर दिख रहा था, पर चेहरे पे उसके चमक थी और आंखों में इंतजार। वो डोर की तरफ अपनी नजर बार बार डाल रहा था और धानी की एक झलक देखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नहीं पता कि वो अब धानी को नहीं देख पाएगा। कुछ देर में वार्ड में रेहान आया और उसने धैर्य को डिसेंट तरीके से ग्रिट किया। धैर्य रेहान को देख चेहरे पे छोटी सी स्माइल लिए, धानी कहाँ है, दिख नहीं रही वो। रेहान अपना सर नीचे किए हुए नॉर्मल वे में, वो पैलेस में है, आराम कर रही है। कल पूरा समय मेम ने यही बिताया था और इसलिए वो काफी ज्यादा थक गई, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। रेहान ने इतना बड़ा झूठ इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, धैर्य को उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। उसके लिए तो बस इतना ही काफी था कि धानी और उसका बच्चा दोनों सही सलामत है और ठीक होने के बाद जब वो पैलेस जाएगा तो धानी चेहरे पे प्यारी सी स्माइल लिए उसे पैलेस में मिलेगी। धैर्य अपने इन्हीं ख्यालों में गुम था और डॉक्टर आके धैर्य को चेक करने लगे। डॉक्टर धैर्य को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद, मिस्टर धैर्य, आप तो काफी जल्दी रिकवर कर रहे हैं। वेरी गुड, ऐसे ही चलता रहा तो आप एक हफ्ते से पहले ही ठीक हो जाएंगे, कहके डॉक्टर मुस्कुराने लगे और डॉक्टर को मुस्कुराता देख धैर्य के भी चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। डॉक्टर अपनी बात कह चले गए। धैर्य बेड पे वापस लेट आराम करने लगा। दिन बीतने लगे और धैर्य डॉक्टर के कहे मुताबिक हर वो काम करने लगा जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। 2 हफ्ते बाद धैर्य इन 2 हफ्तों में पूरी तरह ठीक हो चुका था और पैलेस जाने के लिए बेसब्री से रेडी हो रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, पूरे 2 हफ्ते बाद वो धानी का चेहरा जो देखेगा, पर उसे ये नहीं पता कि अब ये नहीं होगा। धैर्य अच्छे से रेडी हो अपने वार्ड से निकल हॉस्पिटल से बाहर आया और कार में बैठ बोला, पैलेस चलो, आज पूरे 2 हफ्ते बाद मैं अपनी जान अपनी धानी का चेहरा देखूंगा, कहके वो सीट पे आरामदायक पोज में बैठ गया। और उसकी बात सुन रेहान का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसने इन 2 हफ्तों में पैलेस को फिर से रिनोवेट करा दिया था और पैलेस के सारे सर्वेंट और गार्ड्स को भी उसने बदली कर दिया था। धानी ने उसे जो गहने जाने के समय उतार के दिए थे उसने अब भी अपने पास ही रखा था, जिसे वो अभी देख रहा था। उसके चेहरे को देख के ये कोई भी नहीं बता सकता था कि उसने धानी को धैर्य से दूर करने का जो काम किया है उसका जवाब वो धैर्य को कैसे देगा और उसके बाद धैर्य उसके साथ क्या क्या करेगा, इस बात का उसको डर हो जरा सा भी। रेहान अभी ड्राइविंग सीट पे बैठा स्टीयरिंग व्हील को अपने दोनों हाथ से कस के पके हुए उन गहने के छोटे से बॉस को एक्सप्रेशन लेस हो देखते हुए बोला, यस बॉस, कहके उसने कार ड्राइव करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर जेम्स स्मिथ वापस लंदन अपने पैलेस में पहुंच गए थे और क्यारा को उन्होंने एक बहुत ही अच्छे साइको के डॉक्टर के निगरानी में हॉस्पिटल में छोड़ रखा था। क्यारा के साथ जो भी हुआ था उससे उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह हिल चुका था, पर फिर भी वो हमेशा एक ही बात बड़बड़ाती, धानी मैं तुझे मार दूंगी, जिंदा जला दूंगी मैं तुझे, तेरी वजह से धैर्य मेरा होके भी नहीं हो पाया। वो यही बात हमेशा दोहराती और जेम्स स्मिथ को क्यारा की ऐसी हालत देख गुस्सा आता, वो भी बहुत ज्यादा। आखिर आए भी क्यों ना, एक धानी की वजह से ही तो उनका परिवार बर्बाद हो गया। उनके बेटे ने धानी से प्यार किया और उसे पाने के चक्कर में वो मारा गया। क्यारा ने धानी पे वार किया, इसलिए धैर्य ने उसे नर्क से बदतर जीवन दिया। उनके दोनों बच्चों के साथ जो भी धैर्य ने किया वो धानी की वजह से किया। जेम्स स्मिथ इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचते हुए खुद से दांत पिसते हुए बोले, धैर्य सिंह रायजादा, तूने जिस पौव के लिए मुझसे गेम खेला और मुझे बर्बाद कर दिया, अब वही पौव तुझे बर्बाद करेगा। बहुत प्यार करता है ना तू अपनी बीवी से, तो अब तेरी बीवी को तुझसे दूर होना होगा। तेरी उस धानी को मैं ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांप जाएगी उस धानी की मौत को देख के। आज के बाद मेरा सिर्फ एक ही मकसद होगा, धैर्य, तेरी बीवी को दर्द से दर्दनाक मौत देना। कहते हुए जेम्स स्मिथ उस कांच को अपने नाखून से खरोचने लगे जिसके थ्रू वो अभी क्यारा को तड़पते देख रहे थे और पागलों की तरह बर्ताव करते देख रहे थे। उनकी आंखें अभी खून की तरह लाल थी, गले और हाथ की नसें पूरी तरह से उभरी हुई थी। उनके सामने अभी सच में धानी या धैर्य होते तो वो उन दोनों को ही मार देते तुरंत, ऐसी हालत थी अभी उनकी। एपिसोड 176। रेहान कुछ देर में धैर्य को डीएसआर पैलेस पहुंचा देता है। कार सीधे पैलेस के मेन गेट पे आके रुकती है और धैर्य के कदम तुरंत कार से बाहर आ जाते हैं। वो बेसब्र था धानी को अपनी बाहों में लेने के लिए, उसके उन गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठों से अपनी तलब को शांत करने के लिए, उसके जिस्म से अपने जिस्म की तड़प को राहत पहुंचाने के लिए, उसकी कोख में पल रहे अपने बच्चे को छू के अपनी आत्मा की तड़प को बुझाने के लिए। धैर्य की आंखों में अभी यही सारे एहसास घूम रहे थे।
वो आज सुबह होने तक धानी को छोड़ने वाला नहीं था। 2 हफ्ते वो धानी से दूर रहा है और इन 2 हफ्तों में उसने एक बार भी ना ही धानी की शक्ल को देखा है और ना ही उसने उसकी आवाज सुनी है। वो इन 2 हफ्तों में उसके लिए कितना ज्यादा तड़पा है ये उसे दिखाना चाहता था और इसी चाहत ने उसकी स्पीड को और ज्यादा फास्ट कर दिया और वो पैलेस के अंदर आ बिना किसी चीज को देखे सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया भागते हुए। वो कुछ देर में अपने कमरे में पहुंचा और डोर को झटके में खोल तेज आवाज में चिल्लाया, धानी देखो मैं आ गया सही सलामत तुम्हारे पास, तुम्हें प्यार करने। फिर से वैसे ही कहते हुए उसने अपनी नजरों को घुमाया पूरे कमरे में, पर उसे उस पूरे कमरे में एक अजीब से खालीपन का एहसास हुआ। उस खालीपन ने उसके दिल को झकझोर दिया, पर उसने खुद को झटका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और डोर को खोल अंदर आते हुए बोला, धानी क्या तुम इस समय शावर ले रही? पर तुम्हें पता है ना कि इस समय शावर लेने से तुम्हें सर्दी लग सकती है। कहते हुए उसने अपनी नजरों को पूरे वॉशरूम में घुमाया, पर वहां भी उसे सिर्फ खालीपन और सन्नाटा ही मिला। उसका दिल अब घबराने लगा। वो अब धानी के लिए बेचैन होने लगा। वो तुरंत वॉशरूम से बाहर आया और क्लोजेट में जाके वहां ढूंढने लगा धानी को, पर उसे धानी वहां भी नहीं मिली। ऐसे ही करके उसने पूरे कमरे के हर एक कोने में धानी को देखा, पर धानी कहीं नहीं थी। सारी चीजें कमरे की वैसे ही थी, क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड। इन चीजों को देख के ही ऐसा लग रहा था जैसे इन चीजों को हफ्तों से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया है। धानी का रूम में ना होना धैर्य के अंदर के पोसेसिवनेस को जगाने लगा। वो तुरंत कमरे से बाहर आया और पैलेस में हर जगह आवाज लगाने लगा, धानी धानी। उसके यूं आवाज लगाने से सारे सर्वेंट्स हॉल में इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे पैलेस के गार्ड्स भी धीरे धीरे हॉल में आने लगे। उन सभी के अंदर एक चीज कॉमन थी। जो पुराने गार्ड्स और सर्वेंट्स थे उनके सर नीचे थे और डरे हुए थे, क्योंकि धानी को किसी ने भी पैलेस में 2 हफ्ते से नहीं देखा था। उन्हें अच्छे से पता था कि धानी धैर्य के लिए क्या मायने रखती है, इसलिए वो सभी अभी डर से कांप रहे थे। और वही जो नए सर्वेंट्स और गार्ड्स थे उन्हें भी धानी कौन है ये पता था और धानी धैर्य के लिए क्या मायने रखती है ये भी पता था, पर उन लोगों ने कभी भी धानी के लिए धैर्य की तड़प और उसके पागलपन को नहीं देखा था। इसलिए उन सर्वेंट्स और गार्ड्स ने अपने सर को झुकाया तो था, पर डर से नहीं, फॉर्मेलिटी और रिस्पेक्ट की वजह से। उन सारे सर्वेंट्स और गार्ड्स के आगे रेहान खड़ा था और धैर्य के चेहरे की बेसब्री और बेचैनी को खामोश नजरों से देख रहा था। उसे अच्छे से पता था कि अब इस पैलेस में जो भी होने वाला है उससे धैर्य अपने पागलपन और दीवानगी की हद को पार कर देगा, जिसका सबसे पहला असर उस पे पड़ेगा, जो कि उसके लिए फायदेमंद तो साबित नहीं होने वाला। पर फिर भी वो यहाँ खड़ा था। धैर्य पूरे पैलेस में धानी को ढूंढते हुए सभी के पास हॉल में आया और सबके ऊपर अपनी पेनी नजरों को डालते हुए बोला, धानी कहाँ है? क्या वो अपनी माँ के पास गई है या फिर दिव्या के साथ घूमने गई है? क्या उसे किसी ने नहीं बताया कि मैं आज आने वाला हूँ हॉस्पिटल से? दिल को डरा देने वाली धैर्य की आवाज को सुन सभी कांपने लगे, पर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ आवाज भी निकाल सके। पर वही रेहान सर झुकाए हुए नॉर्मल वे में बोला, मैम यहाँ नहीं है बॉस। तो कहाँ है वो? जहां भी है उसे अभी के अभी आने को कहो, धैर्य ऑर्डर भरे लहजे में बोला। वो नहीं आएंगी अब कभी भी बॉस, रेहान बिना बात को घुमाए सीधे शब्दों में बोला। और रेहान की बात सुन धैर्य की भौहें सिकुड़ गई गुस्से में और वो अपनी कड़क आवाज में बोला, अगर वो नहीं आएगी तो मुझे वहां ले चलो जहां वो अभी है। कहके वो जाने लगा, पर अपने पीछे रेहान को ना आता देख वो मुड़ा और रेहान को घूर के देखते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरे ऑर्डर सुनाई नहीं दे रहे रेहान? मुझे नहीं पता वो कहाँ है अभी, इसलिए मैं आपको उनके पास नहीं ले जा सकता बॉस, उसने सीधे शब्दों में कहा। धैर्य का ऑरा अभी खतरनाक होते जा रहा था रेहान की बात सुन के। वो 2 हफ्ते से हॉस्पिटल में था और रेहान रेगुलरली हॉस्पिटल आता और जब भी वो रेहान से धानी के बारे में पूछता तो रेहान एक ही बात कहता, वो एकदम ठीक है और पैलेस में है और अभी आराम कर रही है। डॉक्टर ने उन्हें ट्रैवल करने के लिए मना किया है, इसलिए वो अभी आपसे मिलने नहीं आ सकती। पर वो पैलेस में आपका बेसब्री से वेट कर रही है। रेहान धैर्य का भरोसेमंद आदमी था। वो एक बार अपनी आत्मा पर शक कर सकता था पर रेहान पे नहीं, इसीलिए धैर्य ने रेहान के कंधे पे धानी की जिम्मेदारी को छोड़ा था। पर अभी कुछ देर पहले रेहान ने जो भी कहा उससे धैर्य की आंखें गुस्से में लाल हो गई और उसने अपने एक हाथ से रेहान के कॉलर को कस के पकड़ा और दांत पिसते हुए कहा, साफ साफ कहो जो भी कहना है तुम्हें रेहान, और याद रहे मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनना चाहता जिसके बाद मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़े। धैर्य अपनी डरा देने वाली आवाज में गुर्राते हुए कहा। रेहान धैर्य के गुस्से और उसके पागलपन को बहुत अच्छे से जानता था और उसे ये भी पता था कि अब वो जो भी कहेगा उसके बाद धैर्य उसकी जान ले लेगा। पर उसने फिर भी जरा सा भी संकोच नहीं किया और ना ही उसकी जुबान जरा सी भी लड़खड़ाई। आपने क्यारा के साथ जो भी किया था उसके बाद मैम आपके साथ नहीं रहना चाहती थी। उन्हें डर था कि अगर वो आपके साथ रही तो आप अपने बच्चे को भी अपनी ही तरह क्रिमिनल बना देंगे। इसलिए उन्होंने मुझसे मदद मांगी आपसे दूर जाने के लिए और मैंने उनकी मदद कर दी। और अभी वो और उनकी फैमिली कहाँ है मुझे नहीं पता। रेहान ने इतना सब कुछ एक बार में बिना डरे कह दिया, पर अगले ही पल उसके मुंह से खून की एक पिचकारी निकली और वो फर्श पे मुंह के बल गिर गया। धैर्य ने अपनी पूरी ताकत लगा के रेहान के मुंह पे उल्टे हाथ का एक पंच मारा और जोर से चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई रेहान मुझसे झूठ बोलने की, मेरे पीठ पीछे छुरा भोंकने की?
कह के उसने साइड में पड़े कांच के टेबल पे एक जोर का मुक्का मारा। उस वार से कांच के टुकड़े और गए और धैर्य ने अगले ही पल उस टेबल के एक लकड़ी के टुकड़े को तोड़ा और उससे रेहान के ऊपर वार करते हुए कहा, तुझे अपना भाई समझा था मैंने, खुद से ज्यादा तुझ पे भरोसा करता था मैं, और तूने मेरे उस भरोसे और विश्वास को एक पल में तोड़ दिया। कहते हुए वो रेहान को मारने लगा उस लड़की के टुकड़े से। धैर्य का वार काफी तेज और ताकतवर था। 2-3 बार मारने पे ही रेहान की बॉडी से उसकी सख्त चमड़ी निकलने लगी और वो लहूलुहान होने लगा। ऐसा नहीं था कि वो धैर्य का सामना नहीं कर सकता था या फिर उसमें धैर्य से कम ताकत थी, पर बात यह थी कि वो धैर्य का वफादार असिस्टेंट था और अपनी पूरी जिंदगी उसने धैर्य के नाम कर रखी थी। पर इन सब में उससे एक गलती हो गई, और वो गलती ये है कि उसने प्यार कर लिया सच्चे दिल से एक संग दिल लड़की से। और अभी वो अपनी इसी गलती की सजा को झेल रहा था, धैर्य के गुस्से और हैवानियत को झेल के। जैसे ही वो लकड़ी टूटी, धैर्य ने उसे फेंका और दूसरे लकड़ी के टुकड़े को उठाया और उससे उसने रेहान को मारना शुरू कर दिया। वो तब तक रेहान को मारता रहा जब तक रेहान खून से पूरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पे अधमरा नहीं हो गया। धैर्य के लिए धानी उसकी पूरी दुनिया थी और रेहान ने उसकी दुनिया को उससे छीना था, और धैर्य के लिए ये सबसे बड़ा गुनाह था। धैर्य की ऐसी हैवानियत देख के पैलेस के सर्वेंट्स और गार्ड्स डर से कांप रहे थे। अगर धैर्य ने रेहान का ऐसा हाल किया है तो वो उनका क्या हाल करेगा, ये तो कोई भी सपने में भी इमेजिन नहीं करना चाहता था। धैर्य लकड़ी के टुकड़े को जमीन पे फेंकते हुए अधमरे हो चुके रेहान को देखते हुए कड़क आवाज में बोला, इस आदमी को पैलेस के बाहर उठा के फेंक दो। आज के बाद ये आदमी अगर मुझे पैलेस के अंदर दिखाई दिया तो मैं तुम सबको एक साथ मार दूंगा। कहके वो चला गया पैलेस से बाहर। वो अब एक पल की भी देरी नहीं करना चाहता था धानी को ढूंढने के लिए। धानी प्रेग्नेंट थी और उससे गुस्सा थी। रेहान की वजह से वो पूरे 2 हफ्तों तक इस बात से अनजान रहा, पर अब जब उसे इस बात का पता चल गया है तो वो अब एक पल और बर्बाद नहीं करना चाहता। एपिसोड 177। धैर्य गुस्से में पैलेस से निकल गया और उसी कार की ड्राइविंग सीट पे वो बैठ गया जिसमें वो अभी कुछ देर पहले हॉस्पिटल से पैलेस आया था। वो गुस्से में कार में बैठ कार को स्टार्ट करने को गया ही था कि तभी उसकी नजर एक छोटे से बैग पे गई। धैर्य उस बैग को कार में देख चौंक हैरान हुआ। उसने कुछ देर पहले रेहान के पास इस बैग को देखा था। रेहान काफी ने इस बैग को काफी अच्छे से सहेज के रखा था, जिसका मतलब था कि ये बैग रेहान का था। इसलिए वो गुस्से में कार से इस बैग को फेंकने गया, पर जैसे ही उसने इस बैग को उठाया उसमें से कुछ आवाज आई। धैर्य इस आवाज को सुन हैरान हुआ और वो तुरंत बैग को खोल के उसके अंदर की चीज को देखने लगा। तो उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये धानी के गहने थे। ये वही गहने थे जिन्हें धैर्य ने स्पेशली उसके लिए बनवाया था। इन गहनों से अब भी धानी की महक आ रही थी और धानी की महक उसे पागल करने के लिए काफी थी। उसी समय उसकी नजर कार से बाहर सामने की तरफ गई, जहां गार्डन ने उसके ऑर्डर पे रेहान के पैलेस के बाहर कर दिया था। रेहान अब भी बेहोश था और खून से लथपथ रोड पे पड़ा हुआ था। धैर्य की नजर जैसे ही रेहान पे गई उसका गुस्सा बढ़ गया और वो कार से बाहर निकल रेहान के पास आ घुटने के बल बैठ उसके बाल को उसने अपनी मुट्ठी में पकड़ा और उसके सर को हल्का सा उठाते हुए उससे दांत पिसते हुए कहा, क्यों दिया तूने मुझे धोखा रेहान? छोटे भाई की तरह तुझे माना था, खुद से ज्यादा तुझ पे यकीन करता था मैं, फिर क्यों तूने मेरे यकीन को तोड़ा? रेहान अधखुली आंखों से धैर्य को देखते हुए टूटती आवाज में बोला, क्योंकि दिव्या ने मुझसे कहा था, मैं अगर ऐसा नहीं करता तो वो अपनी जान दे देती और मैं अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ये सब किया। रेहान ने बड़ी मुश्किल से ये कहा और रेहान की बात सुन के धैर्य की मुट्ठी रेहान के बाल में और मजबूत हो गई, पर उसने अगले ही पल उसके बाल को छोड़ा और तेज आवाज में चिल्लाया, गार्ड्स। चिल्लाते हुए वो अपनी जगह से उठा। उसके एक आवाज लगाने पे गार्ड्स भागते हुए वहां आए और लाइन में खड़े हो गए। धैर्य बिना किसी की तरफ देखे गुस्से में कड़क आवाज में बोला, इसे जाके हॉस्पिटल में एडमिट कराओ और इसका इलाज करवाओ। ख्याल रहे कि इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपनी मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए इसने मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर किया ना, तो इसकी सजा इसे मैं दूंगा, पल पल तड़पा के इसे। और इसकी मोहब्बत उस दिव्या को। उसने दिव्या के नाम को दांत पिसते हुए कहा। उसे दिव्या से जलसी बहुत पहले से ही होती थी। दिव्या को ही जरिया बना के धैर्य ने धानी को ब्लैकमेल करके अपने पास रखा था। धानी उस दिव्या को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, और ये बात उसे हमेशा से जलाती थी। उसने बहुत कोशिश की थी दिव्या को धानी से दूर भेजने की, पर धानी का प्यार और उसकी मासूमियत हमेशा उसके रास्ते आ जाती। दिव्या हमेशा ही कोई ना कोई ऐसी हरकत करती कि धैर्य उससे चिढ़ जाता और धानी और उसके बीच बहस हो जाती। पर धानी की खुशियों के लिए वो दिव्या की हरकतों को उसका बचपना समझ उसे अवॉइड करने लगा, और उसे भी उसने अपनी फैमिली का दर्जा दिया, पर उसने उस इज्जत के बदले उससे उसके प्यार, उसकी जिंदगी को उससे दूर कर दिया, वो भी उसके सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट रेहान को अपने प्यार के जाल में फंसा के। उसे अभी खुद पे गुस्सा आ रहा था, वो भी बहुत ज्यादा। क्यों वो धानी की जिद के आगे मजबूर हो गया? क्यों उसने दिव्या को लंदन नहीं भेजा? क्यों क्यों उसने धानी से दिव्या को दूर नहीं किया? जिस समय धैर्य जैक्सन से धानी को बचाने के लिए उसके हिस्से की सारी गोली को खुद पे लिया था, धानी का सारा गुस्सा उसी समय गायब हो गया था, और ये धैर्य ने बहुत अच्छे से महसूस किया था, इसलिए वो 2 हफ्तों से बेफिक्र था।
वरना तो वो धानी को खुद से दूर एक पल के लिए भी नहीं करता अगर उसे जरा सा भी अंदाजा होता कि धानी इस बार उसे छोड़ के चली जाएगी। यही सारे ख्याल उसे गुस्सा दिला रहे थे और उसे पागल कर रहे थे। वो गुस्से में कार में जाके बैठ गया। उसके ऑर्डर देने के अगले ही सेकंड गार्ड्स ने रेहान को अच्छे से उठाया और हॉस्पिटल लेके चले गए। धैर्य भी कार ड्राइव करते हुए सामने की ओर देखते हुए बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने दिव्या तुझे अंडर एस्टिमेट करके। मुझे लगा तू बच्ची है, नादान है, इसलिए तेरी नादानियों को मैं सहता रहा और अवॉइड करता रहा, पर अब नहीं। एक बार तुम तीनों मिलो मुझे, उसके बाद मैं बताता हूं तुझे दूर होना और किसी अपने के लिए तड़पना क्या होता है। दिव्या श्रीवास्तव, कहके उसने कार की स्पीड को और भी फास्ट की और सारे ट्रैफिक और सिग्नल को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। धैर्य कुछ देर में ही अपने ऑफिस डीएसआर पैलेस पहुंच गया और उस कमरे की ओर चला गया जहां बड़ी बड़ी मशीनें थी। ये मशीनें किसी भी फरार मुजरिम को कहीं से भी पकड़ने में बहुत मदद करते हैं। ये मशीनें किसी के भी सिस्टम को आसानी से हैक करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन आसानी से निकलवा सकते हैं। धैर्य अभी इस कमरे में पहुंच वहां बैठे लोगों से कड़क आवाज में बोला, धानी सिंह राइजदा इस समय कहाँ है, मुझे अगले 1 घंटे में चाहिए। याद रखना अगर मुझे मेरी बीवी नहीं मिली तो मैं तुम सबको मार दूंगा। कहके वो वही साइड में एक आलीशान से काउच पे बैठ उन सभी को काम करते हुए देखने लगा गुस्से में। अभी इस रूम में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। धैर्य ने जो धमकी दी वो उसे पूरा कर सकता था अगर उन सबने उन्हें धानी की इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो। सारे के सारे तुरंत काम पे लग गए। शहर के हर छोटे बड़े सी.टी.वी कैमरे को सबसे पहले उन लोगों ने हैक किया और उसमें पिछले 2 हफ्तों की रिकॉर्डिंग को वो चेक करने लगे। दूसरी और कुछ लोगों ने मिलकर शहर के गवर्नमेंट सिस्टम को भी कुछ देर के लिए हैक कर लिया और उसके जरिए पता लगाने की कोशिश करने लगे कि धानी ने कहीं शहर के बाहर जाने की कोशिश तो नहीं की। सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। उन सभी का अभी पूरा फोकस धानी को ढूंढने में था। उन सभी की उंगलियां कीबोर्ड पे लगातार चल रही थी। 1 घंटा कब बीत गया और किसी को कुछ पता नहीं चला। 1 घंटे बीत जाने के बाद धैर्य के अंदर का पेशेंस खत्म हो गया और वो अपनी जगह से खड़ा हो चिल्ला के बोला, 1 घंटा कब का खत्म हो चुका है, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को मैं सैलरी क्या सिर्फ कुर्सियों को गर्म करने के लिए देता हूँ? वो बहुत जोर से चिल्लाया। सारे के सारे अभी डर से कांप रहे थे। सब ने अपना बेस्ट दिया इन 1 घंटे में, पर वो धानी को नहीं ढूंढ पाए। धैर्य सभी को एक नजर घूर के देखने के बाद जोर से चिल्लाया, सिक्योरिटी। उसके एक आवाज पे वहां ऑफिस के सिक्योरिटी लाइन लगा के खड़ी हो जाती है। धैर्य सभी को बुरी तरह घूर के देखते हुए गुस्से में चिल्ला के बोला, इन सबको अभी के अभी ऑफिस से धक्के देके बाहर निकाल दो, मुझे इनमें से किसी की भी शक्ल नहीं देखनी। कहके वो खुद बड़े से मॉनिटर के सामने बैठा और खुद उसने धानी को ढूंढने का जिम्मा उठाया और काम पे लग गया। अभी वो कैमरे के थ्रू हाईटेक मशीनों से शहर के हर एक इंसान को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। मशीनें काफी हाईटेक थी और बहुत ज्यादा फास्ट, इसलिए वो अपना काम बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। पर इतनी हाईटेक मशीनें होने के बावजूद भी उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, पर धैर्य को धानी नहीं मिली। उसने दूसरे शहरों के कैमरे को भी हैक करके धानी को ढूंढने की कोशिश की, पर धानी का उसे कहीं भी पता नहीं चला। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और फिर हफ्ते बीतने लगे, हफ्ते से महीने और महीने से साल। धैर्य कहाँ धानी से 1 दिन की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाता था और कहाँ धीरे धीरे 5 साल बीत गए और अब वो धानी को ढूंढने की कोशिश करना भी बंद कर चुका था। पर इन 5 सालों ने उसे पूरा बदल दिया। धानी के होते हुए जो उसमें थोड़ी सी इंसानियत आई थी वो इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब वो पूरी तरह हैवान बन गया था। लोगों को वो सिर्फ मारता ही नहीं था बल्कि तड़पा तड़पा के मारता था। जब भी कोई उससे रहम की भीख मांगता तो उसे सुकून मिलता। आखिर को वो इंसान भी भीख मांगते थक जाता और उसके बाद धैर्य उसे बेदर्दी से मार देता। उसका बिजनेस भी अब सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलने लगा था। माफिया में लोग उसके नाम से डरने लगे थे। और वही रेहान ने भी अब पूरी तरह से बोलना बंद कर दिया था। उसके लिए उसके बॉस का दिया गया ऑर्डर ही सब कुछ था। वो उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उस पर भी दिव्या ने जो उसके दिल पे घाव दिए थे, उस घाव ने इन 5 साल में कभी भी रेहान को मुस्कुराने नहीं दिया था। लाइफ में उसका अब बस 2 ही मकसद रह गया था। पहला, धैर्य के हर एक ऑर्डर को आंख बंद करके पूरा करना और दूसरा, दिव्या को जहनुम या फिर जन्नत कहीं से भी ढूंढ के उसे अपने जबरदस्ती के प्यार में कैद करना। एपिसोड 178 डीएसआर पैलेस। अभी कुछ लोग रस्सियों बंधे हुए थे और दर्द स्वागत करा रहे थे। उनके आसपास तेज आग जलाई गई थी, पर वो आग थोड़ी दूरी पे थी, पर धीरे धीरे वो आग उन सब के करीब बढ़ रही थी। वही एक आदमी एक आलीशान से काउच पे पैर चढ़ा के बैठे उन सभी को देख रहा था। उसके चेहरे पे अभी खतरनाक स्माइल थी सामने तड़पते हुए लोगों को देख के। वो आदमी उन लोगों को तड़पते हुए देख बोला, रेहान, इन लोगों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। इनके आसपास की आग को और ज्यादा बढ़ा दो ताकि ये सब मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगे और भी अच्छे से। रेहान को ये ऑर्डर किसी और नन्हे नहीं बल्कि धैर्य ने ही दिया था और रेहान धैर्य का ऑर्डर सुन बिना कुछ सोचे समझे उस आग में और भी ज्यादा विस्फोटक चीजें डाल देता है। जैसे ही आग में विस्फोटक चीजें जाती है वो आग आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगती है।
रेहान उस आग के काफी करीब था, इसलिए उसकी स्किन भी काफी हद तक इस आग में झुलस जाती है, पर उसे जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वही उस आग के बीचों बीच जिन लोगों को बांध के रखा गया था उनकी चीखें अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है और कुछ ही देर में वो सारे के सारे बेसुध जमीन पे गिरने लगे। धैर्य उन सबको बेसुध होके बेजान होता हुआ देख सुकून महसूस करने लगा। वो अभी इस तमाशे को देख रहा था ही कि तभी उसके पास उसका सेक्रेटरी आया और उसने सर झुका के कहा, बॉस, शिमला के बिजनेसमैन मिस्टर अद्विक सिंह से हमने जो पैसे मांगे थे अपने उसे देने से उसने मना कर दिया है, साफ साफ। धैर्य जलती हुई आग को देख के चेहरे पे क्रूरता से भरी स्माइल लिए हुए, लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर उसे उसकी जान प्यारी नहीं है तो मुझे क्यों किसी की जान से कोई फर्क पड़े, कहके वो काउच से उठा और पैलेस के अंदर जाते हुए बोला, जेट रेडी करो, मैं आज ही शिमला जाऊंगा, और रेहान तुम भी रेडी हो जाओ, तुम भी साथ चल रहे हो, कहके वो पैलेस के अंदर चला गया। रेहान धैर्य का ऑर्डर सुन अपना सर झुका के बोला, यस बॉस, कहके उसने गार्ड्स की ओर नजर घुमाई और कहा, इन डेड बॉडीज को ठिकाने लगा दो, कहके वो वहां से चला गया। शिमला सिंह प्राइवेट लिमिटेड। एक करीब 35 साल के उम्र के आसपास का आदमी अपने केबिन में अपनी चेयर पे बैठा अपना काम कर रहा था और काफी बिजी था। उसके साथ ही सामने वाली चेयर पे एक दूसरा आदमी बैठा था जो कि उससे उम्र में छोटा था, करीब 5 साल के आसपास। दोनों को देख के लग रहा था दोनों सगे भाई हैं। दोनों अभी काम में बिजी थे कि तभी केबिन का डोर जल्दी से खुला और कोई हड़बड़ाते हुए अंदर आया और बोला, बॉस, धैर्य सिंह रायजादा मुंबई से आपको मारने के लिए निकल चुका है। आपको अभी अंडरग्राउंड होना होगा वरना वो आपको तड़पा तड़पा के मारेगा, उसने अपनी डर हुई आवाज में कहा। और उसकी बात सुन के अद्विक काम करना छोड़ देता है और डरी हुई आवाज में बोला, पर वो यहाँ क्यों आ रहा है? सेक्रेटरी डरी हुई आवाज में, उसने आपसे जो पैसे मांगे थे आपने उसे दिया नहीं, इसलिए वो आ रहा है। अद्विक सेक्रेटरी की बात सुन पूरी तरह चौंक जाता है और आंखें बड़ी बड़ी कर हैरानी से उसे देखते हुए बोला, पर मैंने तो सारे पैसे उसे भेजने का ऑर्डर तुम्हें खुद ही दिया था ना, फिर उसके पास पैसे कैसे नहीं पहुंचे? अद्विक की बात सुन सामने बैठा आदमी खड़ा हो नॉर्मल वे में बोला, मैंने आपके उस ऑर्डर को कैंसिल करा दिया भैया, कहते हुए वो अपने पेंट के पॉकेट में हाथ डालता है और दोनों को देखने लगा। दोनों उसकी बात सुन हैरान होते हैं और अद्विक बोला, अतुल, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम्हें क्या नहीं पता वो धैर्य कैसा इंसान है? अतुल नॉर्मल वे में, भैया हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है, इसलिए हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अद्वैत गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम पागल हो गए हो अतुल, तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है पैसे ना भेज के। धैर्य जैसा काल यहाँ आ रहा है और अब वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, कहते हुए अद्विक ने अपने दिल पे हाथ रख लिया। उसके दिल में अचानक दर्द होने लगा था ये सोच के ही कि अब उसका और उसके परिवार का क्या होने वाला है। और यहाँ अतुल अद्विक की हालत देख हड़बड़ा गया और उसके पास भाग के आते हुए बोला, केतन, जल्दी से डॉक्टर श्रावणी को कॉल करो और उन्हें अभी यहाँ आने के लिए कहो, कहते हुए वो अद्विक को संभालता है और उसे संभाल के केबिन से बाहर ले जाओ उसके प्राइवेट रूम के बेड पे लिटा देता है। और वही अतुल जैसे ही ऑर्डर देता है वैसे ही केतन जाके डॉक्टर श्रावणी को कॉल करता है। कॉल के करीब 10 मिनट बाद ही डॉक्टर श्रावणी अपनी टीम के साथ भाग के आती है और अद्विक को चेक करने लगती है। अतुल डॉक्टर श्रावणी के भरोसे अपने भाई को छोड़ कमरे से बाहर निकल जाता है। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर श्रावणी कमरे से बाहर आती है गले में अपनी स्टेथोस्कोप को डालते हुए। अतुल के चेहरे पे श्रावणी को देख एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। श्रावणी अतुल को ऐसे टाइम पे मुस्कुराता देख हैरान होती है और बोली, अतुल जी, आपके बड़े भाई को अटैक आया है और वो अभी बेहोश है, उसके बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं? अतुल श्रावणी का सवाल सुन चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए, जहां डॉक्टर श्रावणी है वहां पेशेंट को कुछ भी नहीं हो सकता है। श्रावणी अतुल की बात सुन उसे कुछ देर देखती है और अपने सर को नीचे कर हल्का सीरियस होते हुए बोली, मैं डॉक्टर हूं अतुल, भगवान नहीं, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी करती हूं ईमानदारी से। अतुल चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए, लोग डॉक्टर को भगवान ही कहते हैं और फिर तुम तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करती हो। श्रावणी अतुल से अपनी तारीफ सुन थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगती है। वो अपने सर को वैसे नीचे किए हुए बोली, मिस्टर अद्विक अभी बेहोश है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा, पर एक बात का ख्याल रखिए कि उन्हें किसी भी तरह का तनाव ना हो, कहके वो जाने लगी। तभी उसे पीछे से आवाज आई, थैंक यू डॉक्टर श्रावणी, मेरे एक ऑर्डर पे अपना सारा काम छोड़ के यहाँ आने के लिए। श्रावणी के कदम जाते जाते रुक जाते हैं और वो मुड़ के अतुल को देखने लगी और हल्का सा मुस्कुरा के वहां से जाने लगी कि तभी वहां पे भाग के केतन आया और उसने अतुल से घबराए आवाज में कहा, बॉस, धैर्य सिंह रायजादा की जेट ऑफिस के हेलीपैड पे लैंड हो चुका है, वो किसी भी समय यहाँ आ जाएगा। श्रावणी अब तक लिफ्ट तक पहुंच चुकी थी और बटन को प्रेस करने जा रही थी जब उसे धैर्य का नाम सुनाई दिया और वो जगह पे ही फ्रिज हो गई। उसके माथे पे अचानक पसीना आने लगा और हाथ कांपने लगे धैर्य का नाम सुन के। वही अतुल, जिसे धैर्य के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ा था, उसने भी श्रावणी के एक्सप्रेशन को अच्छे से देखा और हैरान हुआ। वो श्रावणी के पास बढ़ा उससे कुछ पूछने के लिए कि तभी केतन ने कहा,
बॉस क्या करूं, कुछ तो बताइए। अतुल श्रावणी को डरा हुआ देख बिना केतन की ओर देखे, सबसे पहले पुलिस को कॉल करो और उन्हें यहाँ की सारी सिचुएशन बताओ और यहाँ टीम के साथ आने को कहो, और ऑफिस में जितनी भी सिक्योरिटी और गार्ड है सभी को यहाँ आने को कहो। कह के वो श्रावणी की ओर बढ़ गया, पर इससे पहले वो श्रावणी के पास पहुंचता श्रावणी लिफ्ट में चली गई और लिफ्ट का डोर बंद हो गया। श्रावणी के जाते ही अतुल के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम कड़क हो गए। वो घूर के केतन को देखने लगा और बेरुखी भरे लहजे में बोला, तुम अभी तक गए नहीं? केतन, जो कि धैर्य के शिमला आने की खबर सुन काफी ज्यादा डरा हुआ था और फिलहाल अपनी दुनिया में खोया हुआ था, वो अतुल की आवाज सुन होश में आया और तुरंत अपने काम पे लग गया। केतन के जाने के बाद अतुल अद्विक के कमरे में जाने के लिए बड़ा ही था कि तभी उसे लिफ्ट के डोर के खुलने की आवाज आई और अगले ही पल कुछ कदमों की तेज आवाज आई। ये आवाज काफी तेज हो रही थी और धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अतुल के चेहरे की सख्ती इन जूतों की आवाज को सुन और ज्यादा बढ़ गई और वो उस ओर मुड़ा और उन लोगों को घूरने लगा बेखौफ होके। ये धैर्य था जो कि रेहान और अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ आया था। धैर्य अतुल को बेखौफ होके अपने सामने खड़ा हुए देख उसे अजीब तरह से ऊपर से नीचे तक देखने लगा और बोला, लगता है तुम्हें मौत का डर नहीं है। अतुल धैर्य की आंखों में आंखें मिला। जो गलत काम करते हैं डर उन्हें होता है और अतुल सिंह कभी भी कोई गलत काम नहीं करता, इसलिए डरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। धैर्य अतुल की निडर बात सुन मिस्टेरियसली स्माइल करते हुए बोला, तू नहीं करता पर तेरा भाई तो करता है ना हर गलत काम। अतुल गुस्से में चीखते हुए, मेरे भैया के लिए इज्जत भरे शब्दों का इस्तेमाल कर। धैर्य धैर्य डेविल स्माइल करते हुए कुछ देर फर्श को देखता है, फिर अपने फोरहेड पे खुजलाते हुए बोला, इज्जतदार लोग कसीनो में जाके कर्जा लेके जुआ नहीं खेलते अतुल सिंह। तेरे भाई ने मेरे कसीनो में जुआ खेला कर्ज लेके और जब हार गया तो बिना पैसे चुकाए भाग गया, और उससे जब मैं अपने पैसों को मांग रहा हूं तो उसने साफ मना कर दिया। ऐसे लोगों को इज्जत नहीं मौत दी जाती है, और मैं यहाँ तेरे बड़े भाई को मौत देने आया हूँ, वो भी दर्दनाक मौत। धैर्य दर्दनाक मौत पे जोर देते हुए बोला। और वही अतुल धैर्य की बात सुन काफी ज्यादा हैरान हो गया और बोला, भैया जुआ नहीं खेलते, वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने तो आज तक शराब तक को हाथ नहीं लगाया। वो सच कह रहा था। उसका भाई उसके सामने हमेशा एक अच्छा और सच्चा इंसान ही बने रहता था, पर असल में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पर अतुल को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो अपने भाई को राम मानता था और लक्ष्मण बनके उसकी हर एक बात मानता और उसे फॉलो करता। एपिसोड 179। धैर्य अतुल की बात सुन जोर जोर से किसी राक्षस की तरह हंसने लगा। हा 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 हा। वो काफी देर तक हंसता रहा। वही अतुल धैर्य को ऐसे टाइम पे हंसता हुआ देख काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, धैर्य इसमें हंसने की क्या बात है? यहाँ धैर्य अतुल और उसके भाई अद्विक के जान का दुश्मन बना हुआ था, तो वही दूसरी तरफ श्रावणी ने जब से ये सुना था कि धैर्य शिमला आ चुका है, उसके अंदर एक डर ने घर कर लिया। वो अभी सिंह प्राइवेट लिमिटेड के बाहर खड़ी थी और बार बार किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, पर वो इंसान उसके कॉल को पिक नहीं कर रहा था। और यहाँ ऑफिस के अंदर धैर्य और अतुल एक दूसरे के सामने खड़े हो एक दूसरे से जितने की कोशिश कर रहे थे। धैर्य अतुल की बात सुन हंसना बंद कर देता है और उसे घूरते हुए बोला, तुझे तो तेरे भाई की सच्चाई ही नहीं पता है और तू यहाँ मुझसे उसके लिए लड़ने के लिए खड़ा है। लगता है तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। अतुल धैर्य की सारी बातों को अवॉइड कर सीधे लफ्जों में, मेरे भैया ने जितना भी तुम्हारे कसीनो से कर्जा लिया है वो पूरा कर्जा मैं सूद समेत लौटा दूंगा अगले 24 घंटे के अंदर, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। धैर्य अतुल को अपने सामने बेखौफ होके बोलते देख उसे गौर से देखने लगा कुछ पल और फिर बोला, तुझे पता है अतुल, मेरा एक असूल है, और वो असूल वो है कि अगर मुझे पैसे वसूल करने के लिए खुद जाना पड़ता है तो मैं सिर्फ पैसे ही नहीं जान भी लेके जाता हूँ अपने साथ। उसने डरा देने वाली आवाज में कहा, पर उसकी डरा देने वाली आवाज सुन के भी अतुल वैसे ही बेखौफ होके उसके सामने खड़ा रहा और बोला, जब तक मैं अपने भाई के साथ हूं तब तक कोई भी उन्हें एक खरोच तक नहीं दे सकता, उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। और धैर्य अतुल का कॉन्फिडेंस सर टेढ़ा करके उसे कुछ देर देखता रहा, फिर उसने अपनी गन को निकाला और उसे लोड करके अतुल के सर पके बीचों बीच पॉइंट करते हुए कहा, तो ठीक है, तुम्हारे भाई को मारने से पहले मैं तुम्हें ही मार देता हूं, मुझे क्या कह के उसने अपने अंगूठे को ट्रिगर पे रखा। अतुल के चेहरे पे अब भी एक शिकन तक नहीं थी, जबकि वो कुछ सेकंड में मरने वाला था। उसे अच्छे से पता था कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो चलता फिरता मौत का दूसरा रूप है, फिर भी वो वैसे ही खड़ा रहा। अतुल की निडरता देख आसपास खड़े लोग काफी ज्यादा हैरान हुए। उन सब के पसीने छूट रहे थे क्योंकि धैर्य और धैर्य के लोग चारों तरफ खड़े थे हाथ में गन लिए। धैर्य अभी अतुल को शूट करने ही वाला था कि तभी धैर्य के पीछे से एक तेज आवाज आई, धैर्य सिंह रायजादा अपनी गन को नीचे कर दो वरना हमें तुम्हें शूट करना होगा। धैर्य उस आवाज को सुन के उस ओर एक नजर देख अतुल से बोला, मेरा डर इतना ज्यादा कि तुमने सीधे पुलिस की पूरी टीम को ही बुला लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हुए वो मुस्कुराया। अतुल धैर्य को जवाब देते हुए बोला, इसे डर नहीं कहते धैर्य सिंह रायजादा, इसे गलत के सामने निडर होकर खड़ा होना कहते हैं। तुमसे मेरे भाई ने कर्जा लिया और उसे वापस नहीं किया, इसमें मैंने मना की उनकी गलती है, पर तुम उस एक गलती का बदला लेने के लिए सीधे उनकी जान लेने आ गए, ये गुनाह है और जांचती है। और अतुल सिंह किसी के भी जांचती को नहीं सहता। धैर्य ट्रिगर पे अंगूठे का दबाव डालते हुए बोला,
तू अपनी इस फिलॉसफी को ना ऊपर जाके अपने जैसे अच्छे लोगों के सामने झाड़ना, क्योंकि धैर्य पे इन फालतू फिलॉसफी का असर होना बहुत पहले बंद हो गया है। कहके वो शूट करने ही वाला था कि तभी फिर से पीछे से इंस्पेक्टर की आवाज आए। धैर्य, अगर तुमने आज अतुल सिंह जैसे बिजनेसमैन को मार दिया तो तुम्हारे खिलाफ हमें पक्का सबूत मिल जाएगा, और अगर एक बार हमें पक्का सबूत मिल गया तुम्हारे खिलाफ तो तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताओगे और अपनी बीवी और बच्चे की शक्ल तक को देखने के लिए तुम तरसोगे। धैर्य, उस इंस्पेक्टर ने कहा। धैर्य के हाथ इंस्पेक्टर की बातें सुन अपनी जगह पे रुक गए। वो मुड़ के उस इंस्पेक्टर को देखने लगा और उसके पास आके उससे बोला, हिम्मत भी कैसे कि तूने इंस्पेक्टर इन सारी चीजों में मेरी बीवी और बच्चे को लाने की? क्या तुझे नहीं पता कि मेरे लिए मेरी बीवी और मेरा बच्चा क्या अहमियत रखते हैं? उसने गुस्से में दांत पिसते हुए कहा। धैर्य को उसकी बीवी छोड़ के चली गई थी। ये बात ऑलमोस्ट देश के सभी बड़े अधिकारी को पता थी, क्योंकि धैर्य ने 5 साल पहले सभी को पागल कर रखा था धानी को ढूंढने के लिए। पर भारत जैसे 135 करोड़ की आबादी वाले देश में, जहां लोग मशीनों से ज्यादा अपने हाथ पे भरोसा करते हैं, उस देश में एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो खुद ही छुपना चाहता है, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए उस इंस्पेक्टर को धैर्य से सिम्पथी थी और उसने नर्म आवाज में कहा, धैर्य, आज तुम जो करने वाले हो, अगर आज तुमने ये किया तो इसके बाद देश के कानून के जाल में फंसने से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आज तक तुमने जितना भी गुनाह किया है वो सब कानून से तुमने आसानी से छुपा दिया, पर अगर तुम हमारी नजरों के सामने ही देश के जिम्मेदार नागरिक को मारोगे तो हमें तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। और अगर एक बार तुम गिरफ्तार हो गए तो तुम्हारी धानी को कोई तुम्हारी आंखों के सामने ही लेके चला जाएगा और तुम्हारा बच्चा उसका नौकर होगा। इंस्पेक्टर धैर्य को सच का आईना दिखाने की कोशिश करने लगा। आखिर ये बात झूठ भी तो नहीं थी। धैर्य जो काम करता था उस वजह से उसके बहुत से दुश्मन थे जो कि उसे मार के धानी को अपनी बीवी या फिर रखेल बनाने की चाह रखते थे, जिसे धैर्य बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए उसने धानी के गुमशुदा होने की खबर कभी भी पब्लिक नहीं की, वरना धानी तक उससे पहले उसके दुश्मन पहुंच जाते, और वो ऐसा कभी सपने में भी नहीं चाहता था। इंस्पेक्टर की बात सुन धैर्य के चेहरे पे एक अजीब तरह का दर्द नजर आने लगा। इंस्पेक्टर धैर्य के चेहरे पे दर्द को देख के बोला, धैर्य, निराश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमें खबर मिली है कि तुम्हारी वाइफ अपनी बहन और माँ के साथ यही शिमला में ही रहती है। अपनी पहचान बदल के धैर्य इंस्पेक्टर की बात सुन उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, क्या सच इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर चेहरे पे संतोषजनक भाव लिए, हाँ धैर्य, इसलिए रोक रहा हूं तुम्हें। ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हें पछताना पड़े। कहके इंस्पेक्टर चला गया अपनी टीम के साथ। पुलिस के जाने के बाद धैर्य ने एक गहरी सांस ली और अतुल को देखते हुए कहा, आज तेरी वजह से मुझे एक उम्मीद मिली है, इसलिए जा, तुझे छोड़ रहा हूं मैं और उस कर्जे को भी माफ कर रहा हूं, पर जब तक मैं हूं यहाँ शिमला में तब तक के लिए तुझे मेरी कही हर बात माननी होगी। कहके उसने रेहान और बाकी के लोगों की तरफ चलने का इशारा किया। रेहान और बाकी के लोग धैर्य के पीछे चले गए। सबके जाने के बाद अतुल ने एक राहत भरी सांस ली और खुद से कहा, थैंक गॉड की मुसीबत टली। कहके वो कमरे के अंदर चला गया। ऑफिस के बाहर श्रावणी अब भी खड़ी थी और अब भी वो उसी इंसान को कॉल करने की कोशिश लगातार करे जा रही थी। करीब 10 से 12 बार कॉल ट्राई करने के बाद फाइनली वो इंसान कॉल पिक कर बोला, क्या है दीदी, अगर मैं कॉल आंसर नहीं कर रही तो इसका मतलब मैं बिजी हूं, तो तू क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रही है? श्रावणी अपनी बहन की बात सुन गुस्से में दांत पिसते हुए, और क्या तुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर मैं तुझे बार बार फोन कर रही हूं तो उसके पीछे कोई खास वजह होगी? मेरा यहाँ तेरी फिक्र में बुरा हाल है और तू। कहते हुए वो अचानक चुप हो गई, क्योंकि उसे ऑफिस के मेन गेट से कुछ लोग बाहर आते हुए दिखाई दिए। उन सभी के हाथ में गन थी और चेहरे पे एटीट्यूड। श्रावणी उन लोगों को अपने सामने देख एकदम हैरान हो गई। उन सभी के बीचों बीच धैर्य आ रहा था, 3 पीस बिजनेस सूट पहने। हमेशा की तरह उसके शर्ट के ऊपर के 3 बटन आज भी खुले हुए थे। वो उन सभी लोगों के बीच किसी राजा की तरह दिखाई दे रहा था। पर इस राजा के चेहरे पे अब वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब इस राजा के चेहरे पे एक दर्द दिखाई दे रहा था। श्रावणी धैर्य को इतने समय बाद देखती ही रह गई, सब कुछ भूल के। वो अभी ये तक भूल चुकी थी कि उसे इस इंसान से छुपना है। वही धैर्य के कदम ऑफिस की सीढ़ियों से उतरते हुए अचानक रुक गए। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी, ठीक वैसे ही जैसे धानी के होते हुए बढ़ जाती थी, जो कि पिछले 5 साल में कभी भी नहीं हुआ दोबारा, पर आज हुआ है। वो अपनी आंखों से चश्मा हटा के चारों तरफ देखने लगा, पानी नजर घुमा के। श्रावणी ने जब एहसास हुआ कि धैर्य किसी को ढूंढ रहा है तो वो अपने होश में आई और जल्दी से हरकत करते हुए वो जल्दी से एक जगह पे जाके छुप गई। उसके दिल की धड़कन अभी बढ़ी हुई थी और सांसें तेज चल रही थी। उसकी बढ़ी हुई सांसों की आवाज को धैर्य ना सुन ले, इसलिए उसने अपने मुंह को अपनी हथेलियों से जोर से बंद कर लिया और अपनी आंख बंद कर दिल ही दिल ऊपर वाले से बस एक प्रार्थना करने लगी कि उस पर धैर्य की नजर ना पड़ जाए। इस चक्कर में वो अभी ये भी भूल गई थी कि उसका फोन अभी तक चालू है और फोन के दूसरी तरफ उसकी बहन गुस्से में बार बार हेलो हेलो किए जा रही है। श्रावणी की बहन, जिसका नाम टिया था, वो सिंह प्राइवेट लिमिटेड में ही काम करती थी, एक अच्छी खासी पोस्ट पे, इसलिए वो अभी भी ऑफिस में थी। टिया को जब फोन के दूसरी तरफ श्रावणी की आवाज नहीं आई तो वो गुस्से में फोन को कट करते हुए बोली, ये दीदी हमेशा आधी बात करके चुप क्यों हो जाती है? कहके वो ऑफिस के बाहर जाने लगी। वो अभी लिफ्ट से बाहर आई ही थी ऑफिस के बाहर जाने के लिए कि तभी उसकी भी नजर ऑफिस के मेन गेट पे खड़े धैर्य और रेहान पे गई।
टिया ने जैसे ही रेहान और धैर्य को देखा वैसे ही हरकत में आते हुए वो एक जगह पे छुप गई और खुद से बोली, तो दीदी इसीलिए मुझे बार बार कॉल कर रही थी और बात करते हुए अचानक चुप हो गई। ओह गॉड प्लीज हेल्प अस, इन लोगों की नजर हम पर ना पड़े, वो आपने दोनों हाथ जोड़ प्रार्थना करने लगी। एपिसोड 180। धानी के करीब होते हुए जैसे धैर्य के दिल की धड़कन हमेशा बढ़ जाती थी वैसे ही आज भी बढ़ गई थी। वो हैरानी से अपने दिल पे हाथ रख आसपास नजर घुमा के देखने लगा, पर उसे आसपास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं दिखाई दिया जिससे उसके दिल को सुकून मिले, पर उसके दिल की धड़कन अभी भी बढ़ी हुई थी। इसलिए उसे पूरा यकीन था कि धानी उसके आसपास ही है, इसलिए वो अपनी रिपुटेशन को साइड में रख सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरते हुए आसपास सभी जगह धानी को ढूंढने लगा। रेहान के पत्थर दिल में भी आज 5 साल बाद हलचल हुई थी और वो भी इस हलचल से हैरान हो गया, पर उसके लिए खुद से ज्यादा जरूरी धैर्य था, इसलिए वो अपनी फीलिंग को साइड में रख धैर्य के पास आ बोला, बॉस क्या हुआ, आप किसे ढूंढ रहे हैं? धैर्य आसपास बेचैनी से देखते हुए, धानी यही कही है, ढूंढो उसे सब लोग, धैर्य चिल्ला के बोला। धैर्य ने जैसे ही कहा वैसे ही उसके आदमी हरकत में आए और आसपास धानी को ढूंढने लगे। रेहान भी धैर्य के ऑर्डर को फॉलो करते हुए धानी को ऑफिस के अंदर ढूंढने लगा। श्रावणी जो कि अभी वॉल के एक कोने में छुपी हुई थी, डर से उसे अब और ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि धैर्य धानी को ढूंढते हुए उसके करीब बढ़ रहा था और वो किसी भी कीमत पे धैर्य का सामना नहीं करना चाहती थी। धैर्य और श्रावणी के बीच अभी बस कुछ मीटर का ही फासला था कि तभी श्रावणी के हाथ को पकड़ के कोई अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में छुपा लेता है। श्रावणी अभी इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो उसका विरोध बिल्कुल भी नहीं करती और उसके कोट को अपनी दोनों मुट्ठियों में भर के अपने चेहरे को छुपा लेती है। वो आदमी भी श्रावणी को खुद में अच्छे से छुपाने के बाद राहत भरी सांस लेता है, पर तभी उसकी नजर धैर्य पे पड़ती है जो कि किसी को ढूंढते हुए उन दोनों के करीब ही आ रहा था। जैसे ही वो आदमी धैर्य को अपने और श्रावणी के करीब आते हुए देखता है, वो बिना कुछ सोचे समझे श्रावणी को खुद से और भी चिपकाते हुए दो दीवार के बीचों बीच चला जाता है। श्रावणी को जब एहसास होता है कि दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब है तो वो खुद को उस आदमी से अलग करने की कोशिश करती है। ये आदमी कोई और नहीं अतुल ही था, जो कि धैर्य के ऑफिस से बाहर जाने के बाहर खुद भी ऑफिस के पिछले गेट से बाहर आया। उसे श्रावणी की हरकतों पे हमेशा से ही शक था और जब श्रावणी कुछ देर पहले धैर्य के नाम को सुन डर गई थी तो वो बिना कुछ सोचे समझे श्रावणी को ढूंढते हुए यहाँ आ गया और उसे खुद से चिपकाते हुए धैर्य से छुपने की कोशिश करने लगा। अतुल श्रावणी को खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए जब महसूस करता है तो वो धीमी आवाज में बाहर की ओर देखते हुए बोला, धैर्य और उसके आदमी अभी भी यही है, इसलिए हिलो मत वरना हम दोनों ही पके जाएंगे। श्रावणी अतुल की बात सुन अपना सर उठा के हैरानी से उसे देखने लगी और यहाँ धैर्य धानी को ढूंढते हुए उस दीवार के पास आया ही था और उस ओर देखने वाला था कि तभी उसे उसके आदमियों की आवाज आए। धैर्य के लोग अपना सर झुकाए हुए बोले, बॉस मैम हमें यहाँ कहीं भी नहीं मिली, हमने एक एक कोने में देखा पर मैम हमें कहीं भी नजर नहीं आई। धैर्य उन लोगों की बातें सुन गुस्से में जोर से चिल्लाया, तुम लोग एक नंबर के नकारा हो, जो इतनी छोटी सी जगह पे एक अकेली लड़की को नहीं ढूंढ सकते। उसकी आवाज में एक रोब था जैसे एक शेर गुर्रा रहा हो। श्रावणी जो कि दीवार के उस पार थी और अतुल के कुछ ज्यादा ही करीब खड़ी थी और हैरानी से उसे देखते हुए कुछ कहने ही वाली थी, उसके कान में जैसे ही धैर्य की आवाज आई वो डर गई और डर से उसने अपने चेहरे को अतुल के कोट में छुपा लिया। उसे अभी छुपने के लिए यही एक जगह मिली थी और अतुल ने जब महसूस किया कि श्रावणी अभी उससे खुद चिपक रही है तो उसने भी श्रावणी के चारों तरफ अपने हाथ लपेट उसे खुद से चिपका लिया और शांत हो धैर्य के जाने का वेट करने लगा। और यहाँ धैर्य अपने लोगों की नाकामयाबी और बढ़ी हुई दिल की धड़कनों से परेशान होकर वहां से चला गया। उसके जाते ही उसके आदमी भी चले गए और यहाँ ऑफिस के अंदर रेहान अब भी धैर्य के ऑर्डर को फॉलो करते हुए धानी को ढूंढ रहा था, या फिर शायद दिव्या को। वो पागलों की तरह चारों तरफ दिव्या को तलाश कर रहा था। टिया ने भी चोर नजरों से अपनी नजर को उठा के देखा कि रेहान किसी को पागलों की तरह ढूंढ रहा है पूरे ऑफिस में। अभी उसके और रेहान के बीच सिर्फ कुछ मीटर का ही फासला था और इसीलिए वो बहुत डरी हुई थी। उसे आज भी रेहान की दी हुई 5 साल पहले की धमकी याद थी और वो अच्छे से जानती थी कि रेहान ने जो कहा है वो जरूर पूरा करेगा और वो किसी भी कीमत पे अपनी लाइफ एक कैदी की तरह नहीं बिताना चाहती थी। इसलिए वो खुद को छुपाने के लिए एक लेडीज वॉशरूम में घुस गई और डोर को उसने अंदर से लॉक कर लिया और रेहान के जाने का वेट करने लगी। रेहान चारों तरफ दिव्या को ढूंढते हुए जब थक गया तो उसकी नजर उसी लेडीज वॉशरूम पे गई और वो बिना कुछ सोचे समझे उस वॉशरूम में घुस गया। अभी शाम का टाइम था, इसलिए वॉशरूम में काफी सारी लड़कियां और औरतें थी जो कि किसी आदमी को वॉशरूम में देख जोर से चिल्लाने लगी और उसे बाहर निकालने लगी। रेहान उन लोगों की हरकतों से इरिटेट होकर बिना कुछ भी सोचे समझे अपनी गन को निकाल ऊपर की ओर फायरिंग करता है। ये आवाज बहुत ही तेज थी जिसे सुन वहां पे जितनी भी लड़कियां और औरतें थी वो जैसे फ्रिज सी हो गई और यहाँ टिया का डर से बुरा हाल हो चुका था। तभी रेहान ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, अगर अब यहाँ एक चू तक भी आवाज किसी ने की तो मैं उसे वही गोली मार दूंगा। रेहान की ऐसी डरा देने वाली आवाज सुन सभी डर गए और डर से कांपने लगे, पर किसी ने भी हिलने की हिम्मत भी नहीं की। और यहाँ टिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, डर की वजह से टिया तेज तेज सांसें ले रही थी।
टिया को डर था कि कहीं उसकी तेज चलती सांस की आवाज रेहान ना सुन ले और उसे पकड़ के कैद कर ले, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को और अपने नाक को बंद कर लिया ताकि उसकी सांसों की आवाज स्लो हो जाए। और यहाँ रेहान सभी को धमकी देने के बाद वॉशरूम के एक एक डोर को खोल के उसमें दिव्या को ढूंढने लगा। वो अभी टिया के डोर को खोलने वाला ही था कि तभी उस वॉशरूम में लेडीज पुलिस आ गई और तेज आवाज में रेहान से बोली, मिस्टर रेहान, यू लेडीज वॉशरूम में आना एक गुनाह है, ऊपर से आपने फायरिंग भी की है और लड़कियों की प्राइवेसी को आपने डिस्टर्ब भी किया है, इसलिए हमें आपको गिरफ्तार करना होगा, कहके एक लेडीज पुलिस ने रेहान के हाथ में हथकड़ी लगा दी। धैर्य का हमेशा से सख्त ऑर्डर था कि चाहे जैसे भी हालात हो या चाहे जैसी भी इमरजेंसी हो, किसी पुलिस के ऊपर वार नहीं करना है और उन्हें पलट के जवाब नहीं देना है। इसलिए रेहान चुपचाप वहां से उन पुलिस वालों के साथ चला गया। रेहान के जाते ही वहां पे जितनी भी लड़कियां और औरतें थीं उन सभी ने राहत भरी सांस ली। रेहान के जाने पे टिया ने भी अपने मुंह पर से हाथ हटाया और जोर जोर से सांसें लेते हुए खुद को शांत करने लगी और अगले ही पल वॉशरूम से बाहर निकल ऑफिस से बाहर भाग गई। और यहाँ धैर्य के जाने का एहसास जैसे ही श्रावणी को हुआ, उसने भी अतुल को खुद से दूर कर दिया और दीवार से बाहर आते हुए अपने सर को झुका धीमी आवाज में अतुल से बोली, थैंक यू वेरी मच अतुल, कहके वो जाने लगी वहां से, पर तभी उसे पीछे से आवाज आए अतुल की, तुम्हारा नाम श्रावणी नहीं धानी है ना? धैर्य सिंह रायजादा के दिल की धड़कन, उसकी सांसें, उसकी धानी तुम ही हो, है ना श्रावणी? अतुल की ये बात सुन चौंक गई और मुड़ के उसकी तरफ कुछ देर देखने के बाद धीमी आवाज में बोली, मेरा नाम धानी नहीं श्रावणी है, सीनियर सर्जन डॉक्टर श्रावणी शर्मा, कहके वो जाने लगी। पर तभी उसे अतुल की आवाज फिर से आई, अगर तुम्हारा नाम धानी नहीं श्रावणी है तो तुम धैर्य से यूं छुप क्यों रही थी? जहां तक मुझे पता है धैर्य अगर इस पूरी दुनिया में किसी को पूरे जी जान से किसी को चाहता है तो वो धानी को चाहता है, और वो उसे पिछले 5 साल से ढूंढ रहा पागलों की तरह। और जहां तक मुझे याद है तुम भी शिमला 5 साल पहले ही आए, उससे पहले तुम्हारा शिमला में कोई नामो निशान भी नहीं था। श्रावणी अतुल की इस बात पे बिना मुड़े बोली, ये एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं, कहके वो जाने लगी। अतुल अब भी खड़ा हो श्रावणी को जाते हुए देखे जा रहा था कि तभी श्रावणी के पास भागते हुए टिया आई और हड़बड़ाए आवाज में बोली, दीदी रेहान और जीजू यहाँ आए थे, वो दोनों हमें ढूंढ रहे थे। वो अभी काफी ज्यादा डरी हुई थी। वही श्रावणी ने जब टिया के मुंह से धैर्य के लिए जीजू शब्द सुना तो उसने जल्दी से उसके मुंह पे हाथ रख उसे शांत कराते हुए बोली, जो भी बात करनी है वो घर पे चल के करेंगे हम, अभी चल यहाँ से, कहके उसने टिया के हाथ को पकड़ा और वहां से चली गई। श्रावणी की आवाज सुन टिया भी अपने होश में आई और अपने आसपास के माहौल को देखते हुए खुद को शांत करते हुए श्रावणी के साथ चली गई। और यहाँ अतुल श्रेणी और टिया को गौर से बस जाते हुए देखते रहा शांति से और खुद से बोला, तो धैर्य सिंह रायजादा के दिल की धड़कन धानी सिंह रायजादा तुम हो श्रावणी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।